स्क्रीन दिख रही है? यो मैम। देखो बेटा कुछ पॉइंट्स है जो एज इट इज याद रखने। अब हम लोग पहुंच गए थे ना ब्रीडिंग वाले पार्ट तक, जहाँ पे हमने इंटरेक्शंस पढ़नी थी, राइट? तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो एज इट इज एनसीईआरटी के, वो कर लेना एक बार। कि जो ट्रेड इवॉल्व होते हैं ना, जैसे एबायोटिक और जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे क्रोकोडाइल है, कोई बर्ड है, उसकी चोंच जैसे तीखी सी थी। बेटा स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। पॉइंट अब वो कुछ इस तरीके से होगी, है ना? तो ऐसा क्यों होगा भाई? उसके आसपास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, ओवरऑल सबने इसको इम्पैक्ट किया होगा ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म ने इसको कंपटीशन दिया होगा खाने और रहने के लिए, और नॉन लिविंग थिंग लाइक वाटर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उन सबसे फाइनली ये ट्रेड इवॉल्व हो गया। तो वो कह रहे हैं, एनसीईआरटी कहती है कि जो भी ट्रेड आते हैं ना ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो उसके आसपास के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से आते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई? यस मैम। सीधी सीधी लाइन है कि कौन है जो जिंदगी में एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है और कौन है जो बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मोस्ट जो बर्ड्स होते हैं और जो मैमल्स होते हैं वो जिंदगी में बहुत बार रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो पैसिफिक सैल्मन फिश होते हैं और जो बैम्बू प्लांट होता है वो जिंदगी में सिर्फ एक बार ब्रीड करते हैं। ठीक है, तो जो पैसिफिक फिश है वो एक ही बार बच्चे देती है, एंड जो बैम्बू है ना वो एक ही बार फ्लावरिंग करता है, उसके बाद मर जाता है। राइट, तो एक जर्नल सा पॉइंट था एनसीईआरटी में बीच में, इसको एक बार साइड में लिख लेना तो याद रह जाएगा। अच्छा, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका साइज जो, सॉरी सॉरी, फॉर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बच्चे ऐसे दे जिनका साइज स्मॉल हो, ऑफस्प्रिंग लिख देते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे एक ही बारी में देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हमारे पास है, एक तो ऑयस्टर्स और दूसरा पेलाजिक फिशेस। छोटी छोटी फिशेस होती है ना, तो इनके बच्चों का साइज बहुत कम होता है लेकिन नंबर बहुत ज्यादा होता है। सिमिलरली ऐसे और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बच्चों का साइज तो बड़ा होता है लेकिन नंबर कम होता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स एंड मैमल्स। हमारे केस में क्या होता है, जो बच्चा होता है कंपैरेटिवली बड़ा होता है ना किसी और ऑर्गेनिज्म से, लेकिन नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर जनरली स्मॉल होता है। किसी को एक बच्चा होता है, दो बच्चे, या फिर ट्रिपलेट्स हो जाएंगे मैक्सिमम वन टाइम, राइट? तो हम जो है वो लार्ज साइज और स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं, बट ऑयस्टर एंड पेलाजिक फिशेस जो होती है वो स्मॉल साइज के लार्ज नंबर ऑफ बच्चों को जन्म देती है एक बार में। समझ है? जिस रैंडम इन्फॉर्मेशन थी जो एनसीईआरटी में बीच में मेंशन थी ना, तो स्किप हो जाती है, ये इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लगती, तो एक बार मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, यही वाली पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, एक बार देख लेना। अब आते हैं इंटरेक्शंस पे। इंटरेक्शंस के नीचे जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। देखो इंटरेक्शंस में इस विषय डी के बीच में इतना तुमको पता है, तुमको पता है म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है तो नेगेटिव नेगेटिव। उसके बाद प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म में एक जैसे सिंबल्स है, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, है ना? सबसे बड़ा फर्क दोनों में सिमिलैरिटी भी है और फर्क भी है। सिमिलर एक फर्क ये है कि पैरासिटिज्म में ना वो बिल्कुल पास ही रहता है होस्ट के, और प्रिडेशन में भी अगर किसी प्रिडेटर को अपने प्रे को पकड़ना है तो उसको पास तो आना ही पड़ेगा ना, राइट? प्रिडेशन में जनरली एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, लेकिन पैरासिटिज्म में किलिंग जरूरी नहीं है ना, यस मैम। है ना? पैरासाइट तो शरीर के ऊपर रह के भी जी सकता है। तो ये इनके बीच में फर्क हो गया। कोमेंजिलिज्म में एक को कुछ फर्क नहीं पड़ता दूसरे को फायदा, और अमेंजिलिज्म एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट, एक को कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन दूसरे को नुकसान। सो बोथ द स्पीशीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, और दोनों को नुकसान होता है कंपटीशन में। इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट और दूसरे को नुकसान हो जाता है, राइट? तो इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज बेनिफिट और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोमेंजिलिज्म। अमेंजिलिज्म एग्जैक्टली ऑपोजिट। एक लाइन है जिसे अंडरलाइन करो, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म एंड कोमेंजिलिज्म, तीनों में कॉमन कैरेक्टर है कि इंटरेक्टिव स्पीशीज को एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। जैसे शेर है और वो लेट से वो मारता है डियर को, राइट? तो शेर और डियर उसी जंगल में मिलते होंगे ना, दूर दूर तो नहीं रहते होंगे ना, पॉसिबल तो नहीं है। उनको साथ ही रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं साथ ही रहते होंगे, एक ही जगह पानी पीने आएंगे तभी तो शिकार होगा ना, करेक्ट? तो इसलिए प्रिडेशन में भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के पास ही रहते हैं, तभी तो एक दूसरे का शिकार कर पा रहे हैं। ठीक है, प्रिडेशन में भी, पैरासिटिज्म में तो पैरासाइट रहते ही है, जैसे कुत्तों को टिक्स लग जाते हैं, राइट? तो उसमें भी वो दोनों साथ रहते हैं। तो मेंजलिज्म में बड़ी मछली के ऊपर छोटी मछलियां चिपक जाती है, सो दैट इज ऑल्सो एक साथ रहने का जुगाड़ हो गया ना इनका। तो इन तीनों को हम कहते हैं कि इनमें क्या कॉमन है कि एक साथ इंटरेक्ट करती है, मतलब पास में कहीं रहती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट अंडरलाइन करो। डन? यो मैम। चलो छोटा छोटा फटाफट फटाफट इसको गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिडेशन। देखो प्रिडेशन में तुमको क्या क्या एग्जांपल याद रखने हैं, छोटा बना दिया मैंने, एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है। प्रिडेशन में तुमको याद रखना है, पहला केस प्रिकली पियर कैक्टस, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 1920। क्या केस था, जल्दी बताओ। मैम एक
कैक्टस था तो बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में फैल गया था। फिर एक स्पेसिफिक इंसेक्ट था जो इसे खाता था, फिर उससे ये ठीक हुआ था। हाँ, कैक्टस फीडिंग मॉथ लेकर आए थे। तो ये बता रहे कि ऑस्ट्रेलिया में 1920s में ना एक कैक्टस था जो बहुत जल्दी फैल गया था, बाहर से लेकर आए थे, एक्सोटिक स्पीशीज थी, ठीक है। तो एक्सोटिक स्पीशीज थी, उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं था। फिर उसका जो नेचुरल प्रेडेटर था विच वाज अ मॉथ, कैक्टस ईटिंग मॉथ, ऐसे मॉथ भी होते जो कैक्टस खाते, उसको लेके आए तो पॉपुलेशन कंट्रोल हुई। तो प्रेडेशन का ये एग्जांपल है जो बताता है कि प्रेडेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो प्रे की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी ना। तो एक एग्जांपल ये है। दूसरा है पिजेस्टर फिश, स्टार फिश के बारे में बात करते हैं, पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका। ये एग्जांपल क्या बताता है? मैम अमेरिका की एक लेक में वहां पे जो ये स्टार पिजास्टर थी, इसे निकाल दिया गया था। फिर बाद में जो भी अनदर जो भी एनिमल्स थे, फिर उसका अकाउंट भी कम हो गया था। ये भी आपको इंपॉर्टेंट बताता है प्रिडेशन की, कि जो पिजेस्टर स्टार फिश है उसको एक एरिया से निकाल लिया, ठीक है। तो सिमिलरली 10 और इनवर्टिब्रेट की स्पीशीज ना उस एरिया से एक्सटेंड हो गई थी। तो इससे क्या पता चला कि जो भी कोई ऑर्गेनिज्म होता है ना प्रिडेशन करने वाला, उसका होना जरूरी है। स्टारफिश वहां पे अपनी प्रेजेंस से ही बहुत सारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रख रही थी। जैसे ही स्टारफिश एक्सटेंड हुई उसके साथ 10 और स्पीशीज एक्सटेंड हो गई। तो ये भी प्रिडेटर का एक इंपॉर्टेंस बताता। समझ आया? यस मैम। ठीक है, अच्छा। उसके बाद प्रिडेटर जो होते हैं प्रूडेंट होते हैं। प्रूडेंट मतलब चतुर। हाँ, एंड नॉट ग्रीडी। ग्रीडी नहीं होते, तो अपने प्रे को इतना ही मारते हैं, मतलब उतने ही प्रे खाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत सारी हिरन आ गई तो शेर सोचेगा आज मैं सारी हिरनों का शिकार कर दूं। उसको एक चाहिए ना, वो एक ही मारेगा और उसी को खाएगा, बाकियों को जाने देगा। क्यों? वो ग्रीडी नहीं है, स्मार्ट है वो। तो प्रिडेशन हमेशा जो प्रिडेटर्स होते हैं वो प्रूडेंट होते हैं, मतलब दिमाग होता है उनमें, क्योंकि अगर वो सबको मार देंगे तो खाना एक दिन खत्म हो जाएगा ना, तो वो इसलिए खाने को ग्रो भी होने देते हैं। प्रिडेशन आपको कैमोफ्लेज भी शो करता है। देखो, अगर प्रिडेटर है राइट जो मार रहा है, तो उसे बचने के लिए कुछ जुगाड़ भी तो लगाया होगा ना प्रे ने। तो जो प्रे ने जुगाड़ लगाया बचने के लिए, दैट इज कैमोफ्लेज, और इसका एग्जांपल है मोनार्क बटरफ्लाई। चलो बताओ क्या क्या सीन होता है, कैमोफ्लेज क्या है? मैम जो भी अगर ये किसी भी चीज पे है ना, उसी का कलर मतलब अपनी बॉडी पे ले लेता है ये। कैमोफ्लेज मतलब होता है अपने आप को छुपा लेना, ठीक है। जैसे तुम्हारे घर में दीवार है, उसी कलर की अपनी बाहर की एक्सटर्नल बॉडी कर दी, तो अगर वहां पे सांप भी पड़ा तो मुझे दिखेगा थोड़ी, वो तो दीवार जैसा दिख रहा है ना। तो कैमोफ्लेज ऐसा करता है प्रे, ताकि वो प्रेडेटर से बच पाए। मोनार्क बटरफ्लाई का क्या केस है? मोनार्क बटरफ्लाई का क्या केस है? पॉइजनस होते हैं। क्यों? मैम मोनाज बटरफ्लाई क्या थी, उसको वो एक प्रे था मैम, उसको एक बर्ड खाता था। फिर मोनार्क बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर बटरफ्लाई है ना, तो कैटरपिलर होगा, तो इसका कैटरपिलर जिस लीफ के ऊपर रह के ग्रो करता है ना, वो प्लांट एक्चुअली पॉइजनस है। तो बचपन में ही कैटरपिलर स्टेज में जो कैटरपिलर होता है वो लीफ खाता है ना बड़ा होने के लिए, तो कैटरपिलर जिस लीफ को खाता है ना, उस लीफ का पॉइजन इसके अंदर चला जाता है, पर इसके अंदर कोई नुकसान नहीं करता। अभी कैटरपिलर बड़ा होकर जब बटरफ्लाई बनेगी, जब बनेगा, तो इस बटरफ्लाई को जब प्रेडेटर खाएगा तो प्रेडेटर की डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये बटरफ्लाई अब पॉइजनस होगी। तो मोनार्क बटरफ्लाई इज अ पॉइजनस बटरफ्लाई, इसलिए उसने अपने आप को प्रेडेशन से बचा लिया ना, प्रेडेटर उसको खाते नहीं है। समझे? यो मैम। ठीक है। तो उनका जो कैटरपिलर होता है वो पॉइजनस हो जाता है, क्योंकि वो पॉइजनस वीड के ऊपर फीड करता है। नेचुरली वो टेक्निकली मतलब जो पैदा होती है तो पॉइजनस नहीं होती है, खाने की वजह से पॉइजनस हो जाती है, ठीक है। अब प्रे अपने आप को बचाने के लिए और क्या तरीके कर सकता है? एक एग्जाम्पल होता है हमारा फाइटोफेगस। देखो, ये बात बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 25% जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो सबके सब क्या करते हैं, किसको खाते हैं? प्रे को। इंसेक्ट्स का प्रे क्या? फाइटोफेगस मतलब मैम जो फीड करते हैं प्लांट के सैप के हाँ, ऊपर। जो प्लांट के लीव्स को, उसके सैप को खाते हैं। तो पहले ये डाटा याद रख लो, 25% जितने इंसेक्ट्स होते हैं वो फाइटोफेगस होते हैं, मतलब प्लांट और प्लांट के पार्ट को खाने वाले होते हैं। इससे बचाने के लिए प्लांट भी तो कुछ करेगा ना। तो प्लांट ने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया? कैक्टस ने और केशिया ने क्या किया? अपने ऊपर क्या लगा लिए? स्क्रीन देख, थॉर्न्स। हाँ, अपने ऊपर कांटे लगा लिए। तो कांटे से कैक्टस याद रहेगा, लेकिन क्या भूल जाओगे? अकेशिया भूल जाओगे, ठीक है। तो ये देखो, थॉर्न्स, अकेशिया और कैक्टस के ऊपर थॉर्न्स आ गए। कैलोट्रॉपिस एक और है
ये जंगली झाड़ी जैसा दिखता है। तो कैलोट्रॉपिस ने अपने आप को कैसे बचाया? मैम ये प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करता है कोई केमिकल मतलब पॉइजनस। हाँ, वो केमिकल बनाता है जिस केमिकल का कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये। तो अगर कोई भी जैसे मान लो गाय भैंस इसको खा रही है ना, तो उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, डेथ कॉज कर देगी। तो फिर प्लांट को कैसे पता चलता है? एक्चुअली ना कुछ एनिमल्स इसको खा लेंगे कैलोट्रॉफिस को, वो मर जाएंगे। फिर उस एनिमल के साथ वैसे गाय भैंस है वो देखेंगे यार 2-3 गाय ना वो घास को खा रही थी, वो मर गई थी, तो वो खुद ब खुद उस घास को खाना बंद कर देंगे। तो ऐसे ये जो प्रे है कैलोट्रॉफिस, वो अपने आप को प्रेडेटर से बचाता है, क्योंकि प्लांट भी तो प्रे ही है ना, उनको खाने वाले भी तो हम प्रेडेटर हो गए। तो कैलोट्रॉफिस अपने अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को सिक्रीट करता है, जो क्या करता है, प्रेडेटर के अंदर हार्ट में प्रॉब्लम कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है। एकेशिया और कैक्टस इंपॉर्टेंट है, और ये डेटा फाइटोफेगस होते हैं 25% ऑल इंसेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। डन? क्या हुआ मैम? आगे आते हैं बेटा। कंपटीशन, एक दूसरे से कलेश, दोनों को नुकसान है भाई कंपटीशन से, राइट। तो कंपटीशन में क्या देखने को मिला आपको? इसका एक एग्जांपल है शैलो साउथ अमेरिका की लेक में फ्लेमिंगो। क्या केस था ये? यार तुम पढ़ के नहीं आए क्या? तुमको परसों का बोला था भाई, तुम्हारा ही पेपर है, पढ़ नहीं रहे तुम? इकोलॉजी में इंटरेक्शन के एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन कंफर्म है, ये 4 मार्क्स है, कंफर्म है, ये आएगा ही आएगा। मैम रुक जा। मैम जो एक स्पीसीज थी फ्लेमिंगो, वो फिशेस को खाते थे, मतलब जू प्लैंक्टन्स को खाते थे, और एक फिशेस दूसरी स्पीसीज थी वो भी जू प्लैंक्टन्स को खाती, तो उनमें कंपटीशन हो गया था, तो दोनों को नुकसान ही हो गया उसकी वजह से। हाँ, एक जगह पे लेक थी, गुड, वहां पे नॉर्मली लेक में जू प्लैंक्टन सब खा रहे हैं, फिशेस का बढ़िया चल रहा था, लेकिन फ्लेमिंगो ऊपर से जा रही थी माइग्रेशन के टाइम पे। अब ये क्या होती है, फ्लेमिंगो आके ना माइग्रेशन के टाइम पे रुक जाती थी और इस लेक में से जू प्लैंक्टन को निकाल के खाने लगी। अब जो पहले जिनको सारा खाना मिल रहा था उनको कंपटीशन मिल गया ना बिना बात के। फ्लेमिंगो के लिए भी कंपटीशन है फिशेस से, और फिशेस के लिए भी कंपटीशन है फ्लेमिंगो, तो दोनों को नुकसान हो गया। दैट इज अ कॉम्पिटिटिव, हाँ, कंपटीशन का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है? कॉम्पिटिटिव रिलीज का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें जैसे कि हमने ये वाला एग्जांपल लिया, तो इसमें जैसे फ्लेमिंगो था ए स्पीसीज और बी थी हमारी फिशिस, तो उसमें हमने अगर हम मान लेंगे कि हम फिशिस को हटा देंगे वहां से, तो फ्लेमिंगो क्या होगा, वो ही जू प्लैंक्टन को खा सकता है। तो कंपटीशन रिलीज यही है कि अगर दूसरी स्पीसीज को हटा देना और ए स्पीसीज क्या है वो उस चीज पे फीड कर लेगी। क्या नाम है तेरा? तमन्ना। वेरी गुड, बहुत शांत है, करेक्ट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है कि दो लोगों में कंपटीशन है, दो लोगों में कंपटीशन है, तो जो भी ऑब्वियसली डोमिनेटिंग है वो दूसरे को तो वैसे भी एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा सही से, है ना। लेकिन तुम डोमिनेटेड वाले को हटा दो, तो ये जो थोड़ा रिसेसिव भी था ना नेचर में, ये फैल जाएगा अपनी पॉपुलेशन में, कि अब इसको कंपटीशन नहीं है ना, तो बढ़िया से उस एरिया में ये फैल सकता है। इसको कहते हैं कॉम्पिटेटिव रिलीज, कि जो भी दोनों कॉम्पिटिशन में जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग है ना उसको निकाल दो। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल आपको दे रखा था, कौन सा? रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड पे आपको मिलते हैं बार्निकल्स, बेलेनस एंड कैथमेलस। क्या एग्जाम्पल है इसका? बेलेनस एंड कैथमेलस। बेटा अगर पढ़ के नहीं आओगे तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, ये तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। पहले तुम्हारे 10 दिन में पेपर है, तुम कॉलेज पढ़ के नहीं है, 2 दिन थे तुम्हारे पास, 2 दिन में 2 बार कॉलेज रिवाइज हो जाती है। बार्निकल्स का एग्जाम्पल है जिसमें से एक डोमिनेटिंग है दूसरा रिसेसिव है, पढ़ के बता जल्दी से, कौन सा डोमिनेटिंग है कौन सा रिसेसिव है थोड़ा। मैम तो बाल है वो डोमिनेटेड है। बेलेनस और कैथमेलस। बैलेंस जो बैलेंस वो डोमिनेट है और कैथमेलस। कैथेमेलस है वो recessive। डोमिनेंट और बैनिकल क्या है वो नहीं है। पहले खुद कॉन्फिडेंटली बोले क्या बोल रही है, ढंग से पढ़ो उसे, ढंग से पढ़ो उसे और बताओ, ढंग से बताओ क्या बोल रहे हो। जो है ना वो डोमिनेंट है और कैथमेलिस जो है वो रिसेसिव है। क्या हुआ इनके बीच में?
कंपटीशन है ये। अब अगर इसमें कॉम्पिटिटिव रिलीज बोल रही हूँ तो क्या करूं? एक स्पीसीज को हटा देंगे। कौन सी? डोमिनेंट, रिसेसिव? रिसेसिव वाले Dominant वाली रिसेसिव। पर डोमिनेंट क्यों हटाओगे? रिसेसिव को क्यों हटाओगे? रिसेसिव तो पहले ढंग से फ्लरिश नहीं कर रहा। डोमिनेंट को हटा देंगे। डोमिनेंट है और रिसेसिव है, दोनों में कंपटीशन है, ठीक है। ये इसको नुकसान दे रहा है, ये इसको नुकसान दे रहा है। डोमिनेंट वाला ज्यादा नुकसान देगा ना, वो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर में। तुम डोमिनेंट वाले को हटा दो तो जो रिसेसिव वाला है वो उस पूरे एरिया में फैल जाएगा। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, समझ आई? तो इस तरीके से कैथामेलिस उस पानी के शोर पे बहुत फैल जाते हैं जब बैलेनस को हमने हटा दिया था, ठीक है। कॉर्नर ने कॉन्सेप्ट दिया था कॉम्पिटिटिव का। एक्सप्लेन, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के ऊपर, तो वहां पर उन्होंने देखा। अब आता है गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गॉस ने दिया था, ये क्या कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट। टू क्लोजली स्पीसीज के हैं वो एक सेम रिसोर्सेज के लिए कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। हाँ, वो कहता है कि दो स्पीशीज है, ए और बी, दोनों एक ही खाना खा रही है, एक ही जगह रह रही है, ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती भाई। एक को जाना पड़ेगा, एक को मरना पड़ेगा, तभी सर्वाइव हो सकता है। तो उसने कहा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि कंपटीशन जब होगा ना तो एक दफा हो जाएगी और दूसरी सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन अब हम ये जानते हैं ना कि ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी तो हो सकता है ए खाना खाने सुबह चली जाए और बी खाना ढूंढने के लिए रात को निकल जाए। इन दैट केस वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ एडजस्ट। इसको हम कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं कि दो कंपीटिंग यूनिट, जो दो ऑर्गेनिज्म एक ही खाने के लिए, एक ही जगह के लिए कंपीट कर रहे हैं ना, वो एक साथ एक जगह पर रह सकते हैं अगर वो अपने रिसोर्सेज को बांट ले। तो कुछ रात में शिकार करेंगे, कुछ दिन में शिकार कर लेंगे। जो रिसोर्स पार्टीशनिंग दिया था हमें मैकऑर्थर ने, और गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गॉस ने दिया था। समझ आई? यो मैम। अब एक बात ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होती है ना, जो नेचर में इवोल्यूशन हुई है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इंटर मतलब इन बिटवीन, इन बिटवीन टू स्पीशीज। तो दो अलग स्पीशीज के बीच में जो कंपटीशन हुआ है ना, उसकी वजह से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी होती है। मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर इवोल्यूशन हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा फैक्टर होता है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो अगर कोई पूछ लेना कौन सी इंटरेक्शन इवोल्यूशन में रोल प्ले करती है, तो दैट वुड बी कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। अभी तुम जैसे अगर सिर्फ स्कूल होता, सीधा कॉलेज चले जाते तो तुम थोड़ी इवॉल्व करते। अब तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, इस चक्कर में तुम भी इवॉल्व हो गए। तुमको जल्दी क्वेश्चन करने आ रहे हैं, ट्रिक्स करनी आ रही है, तुमको पता चल रहा है यूट्यूब में एक्चुअली में सही लेक्चर्स देखते कैसे हैं। तो इतने सारे कॉलेजेस को देखोगे तो तुम क्या हो रहे हो? इवॉल्व हो रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग और स्मार्ट हो रहा है। तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से इवोल्यूशन होती है। याद रखना, सिर्फ ये वाला इंटरेक्शन है जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो एनसीईआरटी ने लिखा है। समझ आई? यो मैम। ठीक है, वो लिख लिया ना पीछे? बेटा लिखा या नहीं? यो मैम। नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म। अगर एक ऑर्गेनिज्म है, होस्ट है, उसके ऊपर पैरासाइट लग रहा है, अगर बाहर रख रहा है तो क्या बोलूंगी? पैरासाइट। अगर अंदर लग रहा है तो क्या बोलूंगी? तो पैरासाइट। हाइपर पैरासिटिज्म क्या होता है? मैम जब पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट, हाँ, कीड़े के ऊपर कीड़ा लग गया, पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट लग गया, ठीक है, उसको कहते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। रूट पैरासिटिज्म क्या होता है? कुक्कू बर्ड का केस है। मैम जिसमें क्या था, वो अपने एग्स क्या है वो पहले वाले एग्स की तरह बना लेता है। सही से बोलेगी? क्या मतलब है इस बात का? मैम जिसमें मतलब कुकू जो ग्रोथ के एग्स होते हैं वो कुकू के नेस्ट में लेकर देता है और कुकू के एग्स की तरह लगते हैं उसके एग्स। कुकू का नेस्ट क्रो होता है। क्रो के जो अंडे होते हैं ना, इवोल्यूशन, कुकू बर्ड ने ऐसी इवोल्यूशन कर ली है कि उसके अंडे क्रो के अंडे जैसे लगते हैं। तो क्रो के नेस्ट में जाती है जब क्रो नहीं होता, और वहां पे अपने अंडे दे आती है। कौन? कुकू। कुकू कभी अपनी पूरी जिंदगी में नेस्ट नहीं बनाती है, कामचोर है वो, ठीक है। तो ये अपने अंडे दे आती है यहाँ पर, और साथ में क्रो के अंडों को लात भी मार देती है कि टूट जाए, क्रो को लगे मेरे ही अंडे है। क्रो इसको सेक के बड़ा करती है,
फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं, जैसे बच्चे निकलते हैं ना वो बच्चे कुछ अंडों को भी नीचे लात मार देते हैं, पहले से ट्रेंड होते हैं उनका माइंड कैसे ही करना है। तो इसे हम कहते हैं ब्रूट पैरासिटिज्म। इसमें पैरासाइट कौन है और प्रे कौन है? पैरासाइट कौन है? पैरासाइट और हाँ, कुकू पैरासाइट है, क्रो एक तरह से प्रे है और उसके बच्चे भी बेचारे प्रे है। समझ आया? यस मैम। अब पैरासिटिज्म करने के लिए ना कुछ ऑर्गेनिज्म को एडेप्टेशंस करनी पड़ती है। जैसे कोई किसी बॉडी के जैसे टिक्स लग गए हैं डॉग के ऊपर, या हमारे इंटेस्टाइन में कोई टेप वॉर्म चला गया, तो उसको कुछ ना एडेप्टेशंस करनी पड़ेगी पैरासिटिज्म होने के लिए। देखो खाना उसने खुद नहीं बनाना, होस्ट से लेना है, तो कुछ चीजों की उसको जरूरत नहीं है। जैसे लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन की ना ज्यादा जरूरत नहीं होती है। एक बार उसने होस्ट के साथ चिपक जाना है और उसके साथ उसी के साथ रहना है, तो उसको क्या जरूरत है ना, आंखों का कुछ काम है? जब वो तुम्हारे इंटेस्टाइन से लटक ही गया है तो उसको क्या जरूरत है आंखों की, क्या देखना है उसने? कुछ नहीं। तो लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन हो जाते हैं। दूसरा प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स, ठीक है, पैरासाइट में हमेशा एडहेसिव ऑर्गन मिलेंगे, तभी तो वो चिपकेगा ना होस्ट के साथ अपने ऐसे दांत वांत से फंसा के। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जनरली पैरासाइट क्या करते हैं, अपने होस्ट का खून पीते हैं। खून के अंदर ऑलरेडी खाना तो डिसॉल्व होके आता है ना, लास्ट स्टेप होता है डाइजेशन का, तब वो खाना खून में घुलता है। हाँ, तो दे डोंट नीड ए डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव फूड तो मिल रहा है उनको। हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी हाई होती है, मतलब जल्दी जल्दी से अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे और फैल जाएंगे। इसलिए अगर इसी डॉग को एक कीड़ा दिख जाए ना, थोड़े दिन में देखना भर जाता है वो कीड़ों से। समझे? तो दीज आर द एडेप्टेशंस जो आपको किसमें मिलेगी, पैरासाइट के अंदर। ये लिख लो, एडेप्टेशंस इंपॉर्टेंट, वहां लिखा हुआ है, देख लो, आपको मिलेगी पैरासिटिज्म के अंदर। पैरा मिला? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे चले। कमेंसलिज्म, एक को फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रिलेशनशिप। तो कमेंसलिज्म के एग्जांपल्स थे, हमने नोट्स में बहुत अच्छे से कर रखे हैं, मैं यहाँ शॉर्ट में बता रही हूँ। बार्निकल्स ऑन वेल्स, बड़ी बड़ी वेल है, उसके पीछे से सकर के साथ ऐसे चिपक जाते हैं बार्निकल्स। इनको मिलता क्या है, जब वेल खाना खाती है तो उसके कुछ चिथड़े से पीछे भी जाते हैं, बार्निकल उससे खा लेते हैं बचा कुचा खाना। और जब वेल ट्रेवल करती है, वेल कितनी बड़ी है ना, तो बहुत सारे डिस्टेंस वो जल्दी ट्रेवल कर देती है, तो फ्री की लिफ्ट मिल जाती है बार्निकल्स को। तो पहला एग्जांपल ये। कैटल एग्रीड एंड ग्रेजिंग कैटल। तो कैटल क्या करती है, जहां पे भी वो घास खाती है ना, तो घास को उखाड़ लेती है ना, वो मुंह से पकड़ के उखाड़ती है। तो जैसे वो घास खा रही है, उसने घास उखाड़ ली, तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, ऊपर नीचे, राइट, ऊपर नीचे जो मिट्टी सी हो जाती है ना, ये फिर इसके ऊपर कैटल एग्रेट आती है, छोटी सी बर्ड, और वो क्या करती है, या ऊपर नीचे हुई मिट्टी में से कीड़े निकाल के खा लेती है। तो उसको मिट्टी खोद रही नहीं पड़ी ना, खुदी खुदी मिट्टी मिल गई उसको, है ना। यस तो ये भी इसमें क्या हुआ, किसको फायदा हुआ, फायदा किसको हुआ, कैटल एग्री। कैटल। और किसको फर्क नहीं पड़ा, ग्रेजिंग कैटल। बार्निकल में फायदा किसको हुआ, बार्निकल। कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। सी एनिमल विद स्टिंगिंग टेंटिकल्स एंड क्लॉनफिश। सी एनिमल्स जो पड़े हुए हैं ना, उनके पास टेंटिकल स्टिंगी होते हैं, इसके ऊपर कोई आएगा तो उसको चोट लगेगी, लेकिन क्लॉनफिश इसके बीच में आराम से घूम जाती है और इससे उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। यहाँ पे क्लॉनफिश छुप के बैठी होगी तो कोई इसके पास आएगा नहीं, क्योंकि सी एनिमल के पास कोई आता नहीं है। सी एनिमल को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी जिंदगी सही चल रही थी, क्लॉनफिश को इस चीज से फायदा हो गया, ठीक है। अब एक रिलेशनशिप आता है जिसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा, ठीक है। म्यूचुअलिज्म के अंदर आपने सबसे पहले माइकोराइजा पढ़ा है, किसकी एसोसिएशन है ये, फंगाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो फिर एल्गे फंगाई किसका रिलेशनशिप है, लाइकन का। लाइकन। यस, लाइकन इज म्यूचुअलिज्म, राइट। यस यस मैम। वो भी म्यूचुअलिज्म के अंदर आता है, कि माइकोराइजा भी म्यूचुअलिज्म में। इसका एग्जांपल है फिग एंड वास्प। फिग की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, वास्प की पॉपुलेशन भी खत्म हो जाएगी अगर इनमें से एक भी गायब हुआ तो क्या होता है, जो प्लांट होता है, प्लांट का नाम क्या है, फिग और वास्प। प्लांट कौन है इसमें से, फिग। बेटा फिग खाते हैं हम लोग, अंजीर कहते हैं हम उसको हिंदी में, खाइए। यस मैम। गर्म होती है, पानी में भिगो के रखा जाता है, ड्राई आती है, पानी में भिगो के खाते हैं, यूट्रस के लिए बहुत अच्छी होती है फीमेल। तो फिग जो होता है ना, उसका जो फ्रूट होता है जूसी जूसी, उसके ऊपर वास्प आता है, तो अपने अंडे दे जाती है,
तो वास्प को प्रॉफिट क्या हुआ, उसको अंडे देने की जगह मिली, और वास्प के जब वो छोटे छोटे लार्वा से बच्चे निकलते हैं तो वो फिग को खाते हैं, जिससे उनको न्यूट्रिशन भी मिलता है। तो ये तो वास्प का फायदा हुआ। फिग को क्या फायदा हुआ, जब वास्प यहाँ विजिट करती है तो उड़ के वो दूसरे प्लांट पे भी जाके बैठेगी, तो अपने बॉडी के ऊपर ना वो इसकी पॉलन ले जाती है, तो इसने मदद करती पॉलिनेशन में, तो उसको भी फायदा, दोनों को फायदा इस म्यूचुअलिज्म। एक एक एग्जाम्पल होता है जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल डिसीट का एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर नहीं आएगा। सेक्सुअल डिसीट का मतलब क्या होता है? मैम बेसिकली उसको धोखा लग जाता है किसी चीज से। हाँ, सेक्सुअली डिसीव करना। तो क्या होता है, मेडिटेरियन ऑर्किड होते हैं, ठीक है, ऑन फायर मिला आपको लास्ट पेज पे, OPHRYS। यस मैम। ऑर्किड का ना एक लीफ होता है, वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो मेल बी है, ठीक है, तो सॉरी फीमेल बी है। तो व्हाट हैपन इज कि जो जैसे प्लांट का एक लीफ है वो ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि ये फीमेल है। फीमेल समझ के कौन आ जाएगा इससे मेट करने? मेल भी। मेल भी है ना, मेल भी मेट करने आएगी, मीटिंग तो हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे विजिट करगी ना, तो विजिट करगी तो अपने हाथों पैरों में किसको ले आई होगी? पोलन। पोलन। तो इसमें क्या हुआ, म्यूचुअलिज्म नहीं है ये। क्यों? इसमें हुआ क्या, जो प्लांट था उसको फायदा हो गया, लेकिन दूसरे को क्या हुआ, दूसरे के साथ धोखा हो गया। ऐसा तो उसको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ धोखा तो हुआ है ना, उसको फर्क तो पड़ता है, उसकी एनर्जी तो वेस्ट हुई। तो इसको हम कहते हैं सेक्सुअल डिजीज, कि सेक्सुअली अट्रैक्ट किया लेकिन रिप्रोडक्शन हुई नहीं वहां पर। समझ आई? अरे बेटा तुझे कैसे समझ आएगी, तो समझाया नहीं मैंने। दिस वाज कमेंसलिज्म। क्लियर? यस मैम। अच्छा, एक बार एक बच्चे ने मुझे मेंजलिज्म का बोला था, मेंजलिज्म समझा दूं तुमको? मौत आती है तो यस मैम। देखो, व्हाट इज मेंजलिज्म? रिलेशन क्या है? मैम जिसमें एक को नुकसान होता है दूसरे को फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। एक को नुकसान होता है, दूसरे को कोई फर्क पड़ता है। ऐसा क्यों रिलेशनशिप है यार, जब किसी को फर्क नहीं पड़ा दूसरा नुकसान करने जा रहा है अपना, है ना? देखो, एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, ये पक्का मोहब्बत होगी, है ना भाई? है हरीश? यो मैम। है ना? है वेला आदमी है ना? ये मोहब्बत ही होती है, खुद ही जा जाके मत्था मारे हो, दूसरा बंदा तुम्हें मुंह नहीं लगा रहा, छोड़ दो ना, पढ़ क्यों नहीं लेते हो तुम? पॉइंट है ना? यो फिर खुश हो गया, कहता है मैम आपने मेरी कहानी कैसे सुना दी, सब पता है हमें, पढ़ लिया। अगर ये देख हुआ क्या, ये मैंने यार मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने पहले भी ये डायग्राम अभी बनाया कुछ दिनों पहले, यस मैम। है ना? मुझे ये याद नहीं रहता, लेकिन मुझे इतना जरूर याद रहता है बनाते टाइम कि ये तो मैं पहले कर चुकी हूँ, यस मैम समझाया था आप। है ना? ये अपनी बैक्टीरिया की कॉलोनी थी, मस्त ऐसे ग्रो कर रही थी, ये पार्टी चल रही है हमारी, है। यहाँ पे गलती से फंगल स्पोर गिर गया और फंगल यहाँ ग्रो कर गया। अब ये जो फंगस है ना, फंगस की कोई इंटेंशन नहीं थी बैक्टीरिया की पार्टी खराब करने की, वो अपनी जिंदगी में खुश थे, वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ ना कि फंगस के अंदर से केमिकल रिलीज हुआ, जिसको हम बड़े प्यार से बुला लेते हैं पेंसिलिन। एंटीबायोटिक। और भी हो सकती है ना, एक से ऊपर हो, एक से ऊपर उठो, तो उसके अंदर रिलीज होगी एंटीबायोटिक। भाई जहां तक एंटीबायोटिक रिलीज हुई वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई। तो फंगस की कोई इंटेंशन थोड़ी थी, है ना? वो इसलिए थोड़ी नहा धो के तैयार होके आई थी, तो उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, उसके लिए रिलेशनशिप जीरो है। लेकिन तुम्हें दिक्कत हुई, बैक्टीरिया को प्रॉब्लम होगी, बैक्टीरिया की जिंदगी बर्बाद होगी, हो गया नेगेटिव। तो इसे हम कहते हैं अमेंजिलिज्म। अब तो नहीं भूलोगे। मम्मा एक आपने ट्री का एग्जांपल भी दिया था। कौन सा एग्जांपल दे दिया मैंने तुझे? मैम ट्री का। किसका? ट्री बोल रहे हैं। कोई और एग्जांपल याद दिलाओ, दे देते। ट्री के साथ भी बहुत होता है यार, वो वेस्ट मटेरियल की तरह निकाल देते हैं, जैसे गम वगैरह निकाल देते हैं और केमिकल निकाल देते हैं, तो समटाइम्स उनके आसपास और इंसेक्ट्स वगैरह ग्रो नहीं कर पाते, कोई इंसेक्ट उसके आसपास रह नहीं पाते क्योंकि वो केमिकल छोड़ रहा है। लेकिन ट्री इंटेंशनली केमिकल नहीं छोड़ा, उसका तो बाय प्रोडक्ट है, उसने ऐसे ही छोड़ दिया। अब उसके आसपास अगर कोई और ट्री, कोई और प्लांट ग्रो नहीं कर पाया, उसमें उसकी गलती है, तो साथ वाले प्लांट्स को नुकसान हो गया है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा।
तो बस ये देख लेना एग्जाम्पल में, जब भी रिलेशनशिप अगर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक सेकेंड कीप तो मैं करूँ, मेरे को एरो नहीं दिख रहा। अगर कभी भी वो रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तुम स्टोरी पढ़ना, स्टोरी में देखना कि एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, रिलेशन क्या बन रहा है। तुम स्टोरी पढ़ोगे ना, फिर तुमको समझ आएगा। ओके, तो अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया ना तो स्टोरी ध्यान से पढ़ना। ठीक है बेटा? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। इकोसिस्टम, हाँ बेटा हाँ, मुझे पता है तेरे को समझ आ गया, तू ये हमारा अगला डॉक्टर। इनको पढ़ने दे, ये नालायक है। चलो इधर आओ, इकोसिस्टम खोल दूं? ठीक है, जल्दी आओ, देखो निकालो पेज। देखो यार क्या है ना, इकोलॉजी में ना एनसीईआरटी की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें इग्नोर नहीं कर पाऊंगी। इसमें तुम्हें देखना पड़ेगा क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आ रखे हैं। ये पेज खोलो, ये आपको बहुत सिंपल बता रहे हैं व्हाट इज इकोसिस्टम, होता क्या है। या शर्म कर लो, व्हाट इज इकोसिस्टम? Interaction between abiotic or biotic factors. एंड बायोटिक फैक्टर ऑल्सो। ठीक है, लिविंग भी तो लिविंग से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तू मेरे से बात नहीं कर रहा है, तेरा अपने घर वाले से Yeah, मैं इंटरेक्शन अकेला रह रहा है। तो बायोटिक इंटरेक्शन भी और एबायोटिक भी, सांस भी तो ले रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इकोसिस्टम। राइट, इसको स्टडी कर लेंगे तो इकोलॉजी कह देंगे। अब इसके अंदर जो वर्ड आता है वो ये, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना, इम्यूनरेशन मतलब कैलकुलेट कर लिया, प्लांट और एनिमल की स्पीशीज वो ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पीशी कॉम्पोजिशन। मैं कह रही हूँ कि इकोसिस्टम है अपनी गोकुलधाम सोसाइटी, है ना, यस गोकुलधाम सोसाइटी हमारी इकोसिस्टम है। मेरे को ये जानना है कि यहाँ पे स्पीशी कॉम्पोजिशन कितनी है। ठीक है, अगर मुझे जानना है स्पीशी कॉम्पोजिशन कितनी है तो उसको जानने के दो तरीके हैं। पहले तो मैं आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस करूंगी, फिर मैं कैलकुलेट करने का प्रोसेस करूंगी। तो आइडेंटिफिकेशन है इम्यूनरेशन, किसकी, प्लांट और एनिमल, और किसी को बात नहीं कर रहे। जब मैं ये पता कर लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा उस इकोसिस्टम में कितनी स्पीशी कॉम्पोजिशन है। तो इस वर्ड्स को याद रखना है। क्लियर? यस मैम। अब अगर मैं किसी जंगल में, तो मुझे नीचे घासें दिखती है, तो मुझे थोड़े थोड़े हर्ब्स दिखते हैं, है ना, और मैं बिल्कुल दूर से देख रही हूँ। ठीक है, फिर एक लाइन में मुझे बहुत सारे ट्रीज दिखेंगे, चाहे आगे पीछे ट्री दिख रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सब एक लाइन में नहीं होते कि ट्री टॉल्स है ना, हर्ब श्रब थोड़े छोटे हैं, घास बिल्कुल ग्राउंड पे लगी है। तो अगर मैं दूर से देखूंगी तो मुझे एक ये लाइन दिख रही है, एक ये लाइन दिख रही है, एक ये लाइन दिख रही है, तो सब कुछ लाइन वाइज अरेंज दिख रहे हैं ना। तो मैं इसी को बोलती हूँ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, ये एक है, फिर दो है, तीन। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको दिख जाए डिफरेंट लेवल्स पे, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। ये आपको मिट्टी के साथ भी दिखती है। कभी देखना पहाड़ों पे कोने में अगर जैसे खुदाई वगैरह चल रही है या फिर पहाड़ कहीं से कटे हैं, तो तुम कभी भी देखना तुमको अलग अलग कलर के पहाड़ पे रंग दिखेंगे। ऊपर वाली मिट्टी थोड़ी डार्क होगी, नीचे नीचे जाओगे थोड़ी रेड रेड होती जाएगी, तुमको लाइनें दिख जाएंगी। उन लाइनों को हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। टाइम के साथ बनती है वो, समझ आई? यस मैम। तो फॉरेस्ट के साथ इन्होंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन करा है, एग्जाम्पल देके तुमसे पूछ सकते हैं। अभी बोल रहे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। ये आपकी कंपोजिशन है इकोसिस्टम में। न्यूट्रिएंट साइकिल में ज्यादा कुछ करना नहीं है। प्रोडक्टिविटी के कुछ टर्म्स है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, एनर्जी फ्लो तुमको ऑलरेडी पता है, तो इसको फटाफट कवर कर लेते हैं। देखो प्रोडक्टिविटी की कुछ टर्म्स है जो तुमको याद रखने हैं। सबसे पहले ये पैराग्राफ निकालो, अ पॉन्ड इज अ शैलो वाटर। मिला सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हीट टू द इन्वायरमेंट तक, ऐसे करो। इसको इसके बाद पढ़ना जरूर, बहुत प्यारा एग्जांपल है और बहुत सिंपल है, पढ़ के समझ आ जाएगा। रीड जरूर करना, लिखो रीड, और ये दोनों लाइनें अंडरलाइन करो कि मटेरियल को इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जाता है। एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है हमेशा। एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, वो कभी बैक फ्लो नहीं मारती। दोनों को अंडरलाइन करो, इसको लीड करना, ठीक है? समझ आ जाएगा, डोंट वरी। अब देखो जो मैं अगला बता रही हूँ, इसके अंदर ना जो तंग कर सकता है वो तुमको तंग कर सकती है यूनिट्स। यूनिट्स दे रखी है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है? तो तुम यूनिट्स को साइड में ही लिख लो ना एनसीईआरटी में, तो फिर तुमको कंफ्यूजन नहीं होगी। जिसका पंगा है उसी को साइड में लिख लो, तो क्या दिक्कत है, राइट? देखो प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी का तुमको पता है कि प्लांट्स होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, दो ही होते हैं ऑर्गेनिज्म जो खाना बनाते हैं। हमारे लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो प्लांट्स है। तो ये जो खाना बनाया जाता है ना उसको अपन प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं, ठीक है? इसके लिए वर्ड आती है प्राइमरी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो तुमको पता चलेगा प्रोडक्टिविटी के साथ तुम्हें चार टर्म्स में मत्था मारना है।
चारों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। पहला हमने बोला प्राइमरी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी नहीं है वो, प्रोडक्शन है। फिर हमने दूसरी टर्म बोली प्रोडक्टिविटी, फिर हमने टर्म बोली ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये 4 टर्म्स करनी है तुम्हें, क्लियर? यस मैम। यस मैम। जब भी कोई चीज डिफिकल्ट हो ना, उसको तोड़ लिया करो। जब तोड़ लेते हैं ना तो बढ़िया हो जाता है। देखो, प्राइमरी प्रोडक्शन इज द डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ, प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ओवर ए टाइम पीरियड, कोई टाइम पीरियड के अंदर, बाय प्लांट्स, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। देखो इसने बैक्टीरिया बैक्टीरिया कुछ नहीं बोला यहाँ। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी प्रोडक्शन। इसकी यूनिट क्या होती है? 2 यूनिट होती है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर और ग्राम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? इसको ऐसे ही लिख ले यूनिट। अब बेटा इसी के अंदर ना, इसी यूनिट्स के अंदर ईयर ऐड कर देगी ना, तो उसको मैं बोल दूंगी प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन में तुमने ईयर ऐड नहीं करा, प्रोडक्टिविटी में तुमने ईयर ऐड कर दिया। देखो, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, जो बायोमास की प्रोडक्शन हुई है उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। करेक्ट? सही है? यस मैम। राइट? तो बस आपने ईयर याद करना है, प्रोडक्टिविटी के अंदर ऐड करना है बस। चला आगे चलते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड, अब जो प्रोडक्टिविटी है 2 तरीके से डिवाइड कर दोगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या लगता है फाइनल कौन सी होगी, ग्रॉस प्राइमरी या नेट प्राइमरी? नेट। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सोचने की बात है ना, लगता ही रहा है नेट ही होनी चाहिए। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है फूड कितना बना, तो फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस से जितना खाना बना वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। लेकिन प्लांट ने जितना मर्जी खाना बनाया, अभी खुद भी तो कुछ यूज करेंगे ना, तो उसने जो यूज कर लिया उसको मैं बोलती हूँ रेस्पिरेशन माइनस जितना उसने खाना बनाया था। तो रेस्पिरेशन माइनस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ले बेटा इसको अंडरलाइन कर ले, याद रखिए नेट बड़ा है। हमने ऐसे याद किया था ना कि पापा ने रोटी बनाई, तो पापा ने जितनी रोटी बनाई वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अब पापा ने 4 रोटी खुद खा ली तो वो रेस्पिरेटरी लॉस आर, जो एंड में बची तुम्हारे लिए दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो तुमको रोटी मिली वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो एक्चुअल में बनी थी वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो बनाने वाले ने कितनी रोटी खुद खा ली दैट इज आर, तो उसको माइनस ही करोगे ना टोटल रोटियों में से। यस यस मैम। याद है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉप्स। अरे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वही तो है, वो बचा हुआ खाना जो अगले ट्रॉफिक लेवल पे गया। और मैं बात कर रही हूँ अगले ट्रॉफिक लेवल की, जो खाना खुद नहीं बनाते, तो हेटेरोट्रॉप्स के लिए हुआ ना। तो या तो वो हर्बीवोर्स होंगे जो प्लांट को डायरेक्ट खाते हैं, या फिर डिकम्पोजर, अगर प्लांट मर गया तो उसको खाने के लिए डिकम्पोजर्स होंगे। अब यहाँ से बनते हैं थोड़े गंदे से क्वेश्चन। कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन आएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है अगले ट्रॉफी लेवल पे कौन सा खाना गया। इसको लिख लो, मेरे को लगता है यहाँ क्वेश्चन फंस सकता है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या बताती है? ये हमें बताती है कि अगले ट्रॉफिक लेवल पे क्या खाना गया, पहली लाइन। दूसरा, अगले ट्रॉफिक लेवल पे बैठा कौन है? अगले ट्रॉफिक लेवल पे जो बैठा है जो एनपीपी को खाएगा, जो एनपीपी को खाएगा वो होंगे हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स में एनसीईआरटी 2 एग्जांपल देती है, कहती है तो हर्बीवोर यानी कि कोई जिंदा होंगे। हर्बीवोर के अलावा ओमनिवोर भी हो सकते हैं ना? यस मैम। और इसके अलावा होंगे डिकम्पोजर्स। अरे यार प्लांट मर गया तो, अगर मर गया तो जो भी खाना अंदर बचा हुआ था वो डिकम्पोजर्स खा जाएंगे। क्लियर? लिख लिया? यो मैम। अब ये हर्बीवोर है, हर्बीवोर ने लिया इतना खाना, ठीक है? इतने खाने में से लेट्स से इतना उसने अपनी हाइट बढ़ाने के लिए यूज कर लिया, अपना वेट बढ़ाने के लिए यूज कर लिया, बाकी सारा उसने स्टोर कर लिया ना फैट की फॉर्म में। अब इस हर्बीवोर को खाएगा कार्निवोर, तो कार्निवोर को क्या मिला? ये बचा हुआ खाना, मेटाबॉलिज्म, बचा हुआ पार्ट, राइट? तो उसको ये जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे गया, जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे गया वो हर्बीवोर वाला खाना गया ना। तो जो हर्बीवोर ने बनाया, हम ये बोले मेटाबॉलिज्म हुआ ना, मेरे अंदर केमिकल रिएक्शन भी हुए होंगे, तो नेक्स्ट लेवल हो गया उसको हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है क्या खाना फॉर्म हुआ है बाय द कंज्यूमर इटसेल्फ। समझ आया? तो उसने फोटोसिंथेसिस तो नहीं करी, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उससे भी तो बॉडी बनती है ना। समझ आई ये बात? यस मैम। यस
ये तो घास ने बनाया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, घास को हिरन ने खाया, वो उसके अंदर खाना चला गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हिरन के अंदर मेटाबॉलिज्म हुआ, उसका साइज वाइज इंक्रीज हुआ, अब उसको शेर ने खा लिया, तो हिरन ने जो अपना साइज वाइज इंक्रीज करा है उसको मैं बोल दूंगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो हमारे पास शेर को चलेगी। क्लियर? यस अब दो डेटा है, याद करेंगे। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनसीईआरटी कहता है कि लगभग हमारे ग्लोब की कितनी है, 170 बिलियन टन। ठीक है, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं एनुअली मतलब पर ईयर, तो एक साल की बात करूं मैं तो 170 बिलियन टन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। ड्राई वेट, चीजों को ड्राई करके मेजर किया जाता है, जिसमें से अब धरती का कितना एरिया ओशन कवर करते हैं, लगभग 70%, और जो टेरेस्ट्रियल लैंड है जहां पर रह रहे हैं दैट इज ओनली 30%। तो इस हिसाब से नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो पानी की होनी चाहिए थी, लेकिन एनपीपी सबसे ज्यादा किसकी होती है, टेरेस्ट्रियल और एनवायरमेंट की, दैट इज 115 मिलियन बिलियन टन, वाइल ओशन सिर्फ 55%, ये 55% बना सकता है वो, सॉरी 55 बिलियन टन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी करता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ओशन अगर 70% एरिया कवर करते हैं तो सिर्फ 55% क्यों वो बना रहे हैं, मतलब 55 बिलियन टन ही क्यों नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उनकी, ऐसा क्यों उनकी प्रोडक्टिविटी कम है जबकि एरिया ज्यादा कवर करते हैं? रीजन? मैम फोटोसिंथेसिस। पूरा बोल, क्या फोटोसिंथेसिस? क्योंकि डीप वाटर में जो सनलाइट है ना वो ज्यादा नहीं जाती, तो फिर फोटोसिंथेसिस जो होती है ना वो कम होती है वहां पे। हाँ, डीप ओशन में तो सनलाइट जाती नहीं, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ओशन अपने आप को सस्टेन करता है, ये बहुत है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। समझ आई? ये डेटा लिख लो, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, साइड में लिख लो, ऊपर आओ। देखो प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी खत्म, इतनी ही थी, इसी में घुमा रहे थे तुमको। ठीक है, अब चलेंगे डिकम्पोजिशन के पास। ये देख लो, जिसने नहीं लिखा साइड में लिख लो, तुम्हारे काम आएगा। लास्ट टू लास्ट ये डिकम्पोजिशन में क्वेश्चन आया भी था, ऑर्डर पूछते हैं आपसे कैसे क्या क्या डिकम्पोज हो रहा है। यस बता दो। यस मैम। कंफ्यूज यहाँ होंगे कि अर्थवॉर्म कहाँ पे आया था और बैक्टीरिया कहाँ पे आए थे। तो याद रखना, अर्थवॉर्म पहले आएगा, बैक्टीरिया बाद में आएगा। हर स्टेप में अगर मैं एक पत्ता सामने रख दूं ना, उसके ऊपर बैक्टीरिया लगा ही होगा यार, उसके पास अर्थवॉर्म भी आएगा अगर मैं सॉइल के पास उसको रख रही हूँ। बैक्टीरिया हर स्टेप पे होते हैं, लेकिन हमने पढ़ने के लिए ना चीजों को स्टैंडर्डाइज करा है। तो एनसीईआरटी जिस स्टेप पे जो बोल रहे हो तुमको वो याद रखना है। डिकम्पोजिशन के स्टेप डिवाइड होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फ्रेगमेंटेशन। तो किसी बड़ी सी पत्ता है, हाँ पत्ता है, टूट के नीचे गिर गया, तो पहले इसके फ्रेगमेंट बनाएगा, तो फ्रेगमेंटेशन करता है हमारा अर्थवॉर्म। इसको ऐसे लिख लो एनसीईआरटी में, ठीक है। अब जब उसकी फ्रेगमेंटेशन करेगा तो फ्रेगमेंट बन गई, तो उसमें से कुछ तो पदार्थ निकले होंगे ना, लिक्विड से कुछ निकला होगा, केमिकल निकला होगा। तो क्या करता है, पानी के साथ ना वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट होता है वो नीचे चला जाता है। अब ये किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, सॉइल में बिल्कुल अंदर चला गया, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सेकेंड स्टेप, दैट इज लीचिंग। शाबाश, अब कोई यूज नहीं कर सका। फिर उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल है उसको और तोड़ता है, उसको और तोड़ते हैं बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो लिखो नेक्स्ट स्टेप इज कैटाबॉलिज्म, जिसमें और ज्यादा तोड़ा जाता है बैक्टीरियल को, और ये करते कौन है, बैक्टीरिया एंड फंगाई। ऐसे लिखना एनसीईआरटी के पास। उसके बाद ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब है इस मटेरियल को इतना ज्यादा तोड़ा जाता है बैक्टीरिया फंजाई की वजह से कि इसमें न्यूट्रिएंट रिच बन जाता है ये। तो न्यूट्रिएंट रिच एक मटेरियल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। एंड लास्ट इज मिनरलाइजेशन, कि ह्यूमस को भी इतना तोड़ दो कि मिट्टी में ही सारे न्यूट्रिएंट घुल जाए। इसलिए हम कहते हैं ना, कोई पैदा होता है कि एक दिन मिट्टी का है, मिट्टी का हो जाएगा। क्या पैदा हुए हो, एक दिन जब आप मर जाओगे तो सबका सब मिट्टी हो जाओगे। तो एक्चुअल में वो ये कह रहे हैं कि डिकम्पोजिशन का लास्ट स्टेप हो जाएगा मिनरलाइजेशन, तो आप बिल्कुल मिट्टी में घुल जाओगे। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मिट्टी में घुल जाता है मरने के बाद, अगर हम उसको उसके हाल पे छोड़ दें। ठीक है, तो ये स्टेप्स होते हैं हमारे डिकम्पोजिशन। पहला क्वेश्चन बनता है स्टेप वाइज, किसके बाद कौन सा स्टेप आया, तुम्हारे सामने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन बनता है किस पे क्या हो रहा है, तो फ्रेगमेंटेशन में अर्थवॉर्म वर्क कर रहा है, कैटाबॉलिज्म में बैक्टीरिया और फंगाई। ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस जो मैम। डेड जिसके ऊपर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, उस डेड मटेरियल को अपन बोलते हैं डेट्राइटस, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। याद रहेगा? यस मैम। यस मैम। अब फ्रेगमेंटेशन तो क्लियर है। लीचिंग की बात करते हैं। लीचिंग में ये जो नीचे बनाया मैंने ग्रीन कलर का, ये क्या है बेटा, ये पानी के साथ घुल के जा रहा है, तो दिस इज वाटर सोल्यूबल।
ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात कर रही हूँ मैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अभी भी मिट्टी के ऊपर पड़े, तो दीज आर इनऑर्गेनिक, इसको अंडरलाइन करो। ये एनसीआर तुम्हारी लाइन में ना एक ऑर्गेनिक लिख देंगे इनऑर्गेनिक की जगह, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक मटेरियल नीचे चला गया सॉइल होराइजन में, प्रेसिपिटेट हो गया, अनअवेलेबल सॉल्ट है, इसको नहीं रीच कर पाएंगे। अब समझ आई, प्लांट्स की रूट्स भी इतना डीप नहीं जा रही जितना डीप ये जा रहा है। क्लियर? यस मैम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो स्टेप है सब स्टेप वाइज होते हैं, नेचर में नहीं होते। नेचर में सब चल रहा होता है। एक पत्ते के ऊपर हो सकता है ना कि यहाँ पर चल रहा हो फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पर चल रही हो मिनरलाइजेशन, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डिट्राइटस, एक साथ चलते हैं। इसे अंडरलाइन करो। एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बना। दूसरा 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, लास्ट के 2 स्टेप है ना, अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। ये कब होते हैं? जब डिकम्पोजिशन मिट्टी के साथ होने लगी है। मतलब जो आपका पत्ता था ना टूट के गिरा था, वो इतना ज्यादा घुल गया है ना कि उसमें और मिट्टी के पार्टिकल में कुछ खास फर्क नहीं रह गया। तो इस टाइम पे ना ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होती है, वो मिट्टी पे भी हो रही होती है, सॉइल पे भी हो रही होती है, और उस मटेरियल पे भी हो रही होती है। इसलिए तुम मटेरियल को सॉइल से अलग नहीं कर पाओगे। कभी ह्यूमस उठा के देखना, तुम्हें उस वो सिर्फ मिट्टी दिखेगी काले से रंग की, आप चीजों को अलग नहीं कर पाओगे। तो ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, जब सॉइल खुद भी डिकम्पोज हो रही होती है ना, तब उसके ऊपर पड़े हुए डेड मटेरियल भी डिकम्पोज हो रहे हैं। तो एक ही बात है। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, ये बहुत अलग सी लाइन है। समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ए, हो तो नहीं गए? हो गए क्या? नो नो मैम। नो मैम। नो मैम। ए, खुद में खुद मत खो जाना, अभी मत Yes. खोना, थोड़े टाइम बाद खो जाना। मैं खुद में इतना खो गया कि मुझे दुनिया नहीं दिखी बेटा, अभी नहीं। तो दुनिया बहुत लाल पीली दिखेगी। देखो, ह्यूमिफिकेशन के बाद बनता है ह्यूमस। ह्यूमस कैसा होता है? इट इज अ डार्क कलर का अमॉर्फस सा मटेरियल होता है, जिसकी डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो होती है। और ये हाईली रेजिस्टेंट होता है किसके लिए? माइक्रोबियल एक्शन के। मिनरलाइजेशन के स्टेप को अगर कोई पूछ रहा है डिकम्पोजिशन में सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा? मिनरलाइजेशन को, क्योंकि ह्यूमस को तोड़ के बिल्कुल मिट्टी में घोल देना बहुत मुश्किल काम है, सालों लग जाते हैं इसमें। इसलिए कहते हैं ना सॉइल को छेड़ना नहीं चाहिए, जैसा है वैसे रहने दो, अपने आप वो सही हो जाएगी। लेकिन हम लोग छेड़ देते हैं। तो जो ह्यूमस होता है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के लिए, मिट्टी को वो खाद बनाता है, डिकम्पोजिशन स्लो होता है उसमें। तो ये फीचर्स है ह्यूमस के, लिखो। इट इज कोलाइडल इन नेचर। कभी देखना आप खाद वाली मिट्टी लेकर आते हैं घर वाले, ह्यूमस ही होता है, वो काले रंग की होगी। आगे चलो। क्वेश्चन ये है कि मैम आपने ऊपर तो लिख दिया माइक्रोब और नीचे लिख दिया अर्थवर्म, लेकिन ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन कौन करते हैं? ये भी माइक्रोब्स करते हैं, लेकिन मेन स्टेप वो थे, इसलिए मैंने बताया था। अब एक क्वेश्चन बनता है इससे डिकम्पोजिशन में। पहले देख, डिकम्पोजिशन में पहला क्वेश्चन बनता है स्टेप्स, किसके बाद कौन आया, तुमने कर लिए। फिर बोलता है उसका मीनिंग, मीनिंग बता दो किस स्टेप में क्या हुआ, तुमने मीनिंग भी बता दिया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बनता है कि जो एक क्वेश्चन बनता है ह्यूमस के ऊपर ही, कैसा होता है वो। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो डिकम्पोजिशन होता है उसका रेट कैसे डिटरमाइन होता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। मेरे को बताओ, टेम्परेचर हाई होगा तो डिकम्पोजिशन ज्यादा होगी या कम? क्वेश्चन जल्दी। जल्दी होगी। अगर कोई मटेरियल है वो प्रोटीन से बना है और एक मटेरियल है जो काइटिन से बना है, तो जल्दी कौन टूटेगा? प्रोटीन। 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 प्रोटीन वाला, राइट। अगर कोई बना है नाइट्रोजन या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस से और कोई बना है लिग्निन और काइटिन से, तो जल्दी कौन टूटेगा? नाइट्रोजन वाटर, नाइट्रोजन एंड वाटर। अगर एक एरिया जो बिल्कुल ड्राई है और एक एरिया जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर है, तो डिकम्पोजिशन कहाँ पे ज्यादा हो रहा होगा? मॉइस्चर में। मॉइस्चर, बस यही था, ये तुमने खुद बोला। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है, डिकम्पोजिशन कहाँ होता है? बंद कमरों में होता है, खुले में होता है? खुले। ओपन। बंद। अच्छा चलो, बंद में भी होता है। अगर बंद कमरे में, क्या वहां पे वैक्यूम है या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी?
मैम बैक प्रेजेंट। बेटा प्रेजेंट होगी, तेरे कमरे में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, अगर कहीं साइड में मैं पत्ती रख कर छोड़ दूं डिकम्पोजिशन उसमें हो, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगी ना, बचा थोड़ी लेगी। तो डिकम्पोजिशन इज ए ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, यानी कि कौन से बैक्टीरिया यूज हो रहे होंगे यहाँ पे? एरोबिक बैक्टीरिया। यस, बस ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पहली चीज। दूसरी, जो भी लिग्निन और काइटिन रिच होगा वहां पे डिकम्पोजिशन कैसे होगी? स्लो। और जहां पे नाइट्रोजन और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होगी वहां डिकम्पोजिशन कैसी होगी? फास्ट। हाँ, जब टेम्परेचर और मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, टेम्परेचर हाई एंड सॉइल मॉइस्चर, वहां पे डिकम्पोजिशन कैसी होगी? फास्ट होगा। ठीक है। अब अगर किसी एरिया में देखो लो टेम्परेचर हो जाए, ठंड, या फिर वहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया आ जाए, तो वहां पे डिकम्पोजिशन कैसी हो जाएगी? इनहिबिट, स्लो, रुकी जाएगी। इसलिए में तो हम खाना भी फ्रिज में रखते हैं, सड़ता नहीं है, माइक्रोब उस पर एक्ट नहीं कर पाते, है ना? क्लियर? यस मैम। तो जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है ना उस एरिया में, जैसे मिट्टी है, यहाँ पे बहुत सारे डेड ऑर्गेनिज्म पड़े हैं, तो यहाँ पे डेड ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ जाएगा, ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पे इंक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन उसको तोड़ के इनऑर्गेनिक मटेरियल रिलीज ही नहीं होगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन नहीं हो रही। व्हाट इज डिकम्पोजिशन? ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ के इनऑर्गेनिक चीजों को बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर? यस मैम। एनर्जी फ्लो में कुछ नहीं था यार, तुमको मैंने बोला था कि जो सूरज की रोशनी है 100%, ठीक है, 100% सूरज जब सुबह होगा चमका मस्त एकदम ठा करके समझा, यहाँ तो इतनी जोर से चमकता है, कभी कभार लगता है अंदर आके चमक रहा है। मेरे यहाँ पे 7 बजे सूरज ऐसे चमकता है, मेरी खिड़की से ऐसे रोशनी अंदर आती है ना कि अगर मैं जादू होती ना, मैं तो सुबह ही रिचार्ज हो जाती पूरा ओवर चार्जिंग हो जाती मेरी बैटरी की। तो सूरज तो 100% कोशिश देता है, लेकिन कितनी रोशनी पत्तों तक पहुंच पाती है? दैट इज PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। वो कितनी होती है? लेस देन 50%। लेकिन कितनी इसमें से एक्चुअली ले पाते हैं अपने क्लोरोफिल और ज़ेंथोफिल वगैरह में, और फाइनली फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो कितने % ले पाते हैं? लगभग 2 to 10%। समझ रहे हो? सूरज 100% एनर्जी दे रहा है, प्लांट सिर्फ 2 से 10% एनर्जी यूज करके फोटोसिंथेसिस करके पूरी दुनिया चला रहा है। तो जो हमारे अंदर एनर्जी है ना, वो ये 2 to 10% से आई है सिर्फ। समझ रहे हो तुम? सनलाइट की 2 to 10% एनर्जी से पूरी धरती चल रही है, ये याद रखना डेटा। यस मैम। बस यही था, उसके अलावा यहाँ कुछ है? ये छोटी छोटी लाइन से अंडरलाइन कर लो, ये तुम खुद पढ़ना, तुमको समझ आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, लेकिन अंडरलाइन कर लो प्लीज। इकोसिस्टम आर नॉट एक्सटेंड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि हर चीज मूव करती रहती है, हर कोई चाहता है डिसऑर्डरनेस की तरफ जाए, इक्विलिब्रियम पे कोई पहुंचता नहीं है। उसके बाद फूड चेन एंड फूड वेब पे क्वेश्चन आता है। मैं ये लाइन क्यों अंडरलाइन करा रही हूँ? क्योंकि सेंटेंस इन्हीं से निकल कर आएगा, तो तुम सेंटेंस पढ़ोगे नहीं तो तुम करोगे कैसे ना, इसलिए पढ़ के जाना। फूड चेन फूड वेब, नेचर में कौन एग्जिस्ट करती है? फूड चेन या वेब? फूड मेनली फूड वेब एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फूड वेब इकोसिस्टम को स्टेबल भी बनाती है, इसके बिना काम नहीं बनेगा, राइट। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उससे डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होती है। तो फूड चेन 2 टाइप की होती है, पढ़ते तो हम 2 चेन है। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, जो किससे स्टार्ट होती है? लिविंग से। और एक होती है डेट्राइटस फूड चेन, वो किससे स्टार्ट होती है? डेड से। उसको हम डेट्राइटस भी तो कहते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या बनता है? देखो, एक क्वेश्चन तो ये बनता है, यहाँ पे लिखा है जो मुझे लगता है कि शायद तुम भूल जाते, इसलिए मैंने पहले बना दिया साइड में। ये 1 मिनट लिखना, मैं पानी पी लूं। देख बेटा, ऐसा मुझे लगा पढ़ के, भूल सकते हो तो मैंने यहाँ लिख दिया। प्राइमरी प्रोड्यूसर अपने प्लांट, उसको खाने वाले हेटेरोट्रोफ क्या खाएंगे? GPP या NPP? NPP। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी खाएंगे, NPP। GPP कैसे? देखिए ऐसे मत आंसर, फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग सोचेगी ना तो आंसर आ जाएगा सही। बेटा पहले सोच लो, है ना, सोच के आंसर देना। इट इज NPP।
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर के ऊपर क्या क्या लिखे हैं, देखो इन्होंने लिखा इंसेक्ट भी प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है बेटा, बर्ड भी प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है अगर वो सीड खा रहा है, मैमल भी तो हो सकते हैं ना, ओमनिवोरस है, पत्ते खा रहा है, और मोलस्क भी हो सकता है, मोलस्क भूल जाएगा, इनवर्टिब्रेट का हम जिक्र नहीं करते ज्यादा, तो मोलस्क और इंसेक्ट भूल सकता है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख लो। एग्जाम्पल है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं इससे, लेकिन मेरे को लगता है कि स्टेटमेंट बेस्ड बन सकता है। यस मैम, चलूं आगे। ये मैम। ये तो नॉर्मल चार्ट्स है। अब जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि जो पानी है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, दोनों में फूड चेन तो चलती होगी, और दोनों में डेड ऑर्गेनिज्म वाली भी चलती होगी, लिविंग वाली भी चलती होगी। क्वेश्चन ये है कि कहां से कौन सी फूड चेन सबसे ज्यादा होती है। तो देखो, अब देखने में तो ये लगता है कि अपा धरती पे देखते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में तो हमें बहुत पेड़ पौधे दिखते हैं, तो टेक्निकली हमें ऐसे लगता होगा ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड चेन स्टार्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें तो बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी नहीं दिखते, लेकिन वो भी तो एग्जिस्ट करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा जो मिलती है आपको, वो कौन सी फूड चेन मिलती है, ग्रेजिंग या डिट्राइटस? इट्स एक्चुअली डिट्राइटस। तो लिविंग टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोज होने से अपनी फूड चेन चल रही है, तो डिट्राइटस फूड चेन आपको ज्यादा टेरेस्ट्रियल में मिलती है। कैसे याद रहेगा, ये वियर्ड चीज है, हमें सोच के लगता है ना टेरेस्ट्रियल पे हम रहते हैं तो हर चीज लिविंग से स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इकोसिस्टम को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो डिट्राइटस फूड चेन, देखो जो भी लिविंग है वो एक दिन मरेगा तो है ही है। प्लांट जो है, प्लांट को खाने से ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट होती है, करेक्ट, लेकिन बेटा डेड ऑर्गेनिज्म से डिट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होती है। और देखो डेड ऑर्गेनिज्म तो एक चींटी भी है, एक कॉकरोच है, एक इंसान है, तो एक प्लांट भी है। तो डिट्राइटस फूड चेन का मटेरियल ज्यादा है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में डिट्राइटस फूड चेन ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू ग्रेजिंग फूड चेन। पहला क्वेश्चन। एक्वेटिक में उल्टा कर दो, ग्रेजिंग ज्यादा बोला, डिट्राइटस बोल, डिट्राइटस उससे कम। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, उसको ऐसे याद कर लो तो पागल हो जाओगे, इतना जरूरत भी नहीं है तुमको। टेरेस्ट्रियल याद रख लो, एक्वेटिक उसके ऑपोजिट है। क्लियर? यस मैम। हाँ, एक वर्ड ऐड कर लेना, कॉकरोचेज आर ओमनिवोर्स, कुछ भी खाते हैं, क्रोज आर ऑल्सो ओमनिवोर्स। तो बेटा क्रो तेरे को ना सीड खाता हुआ मिल जाएगा, और वो तेरे को चूहे हुए खाता हुआ मिल जाएगा, बावले हैं ये, इसको अंडरलाइन कर लेना। अब ये डायग्राम देखो, बावला सा क्या है, एग्जाम्पल, बस मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, क्योंकि यार अगर यही इसी डायग्राम से बाहर एग्जाम्पल आ गया ना, तुम थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं वुल्फ को कहाँ डालूं। देखो मैं फाइटोप्लैंक्टन डालूंगी, तुम प्रोड्यूसर में डाल दोगे, अंडरस्टूड है, ये प्लांट्स है, फ्लोटिंग प्लांट्स। ग्रास ट्री तुम ऑब्वियसली प्रोड्यूसर में डालोगे, क्लियर है। जू प्लैंक्टन तुमको पता है फाइटोप्लैंक्टन के बाद आएगा, तुम प्राइमरी कंज्यूमर में डाल दोगे। ग्रास होपर कंफ्यूज हो सकते हो कि प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा, ठीक है। काउ, चलो काउ तो तुम कर लोगे इजीली। सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर में वुल्फ कहाँ डालोगे, वुल्फ टर्शरी कंज्यूमर लिए लाइन है सबसे ऊपर, तो वुल्फ उससे नीचे है सेकेंडरी कंज्यूमर में। तो प्लीज वुल्फ को ना अंडरलाइन कर लो, मुझे ऐसा लगता है कि ये भूल सकता है, और ये थ्योरी में अगर बन के आया ना क्वेश्चन तो ध्यान नहीं जाएगा। तो वुल्फ को अंडरलाइन करो, एंड इट इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे याद रखना। टॉप हमेशा लायन होगा जंगल में, और हमारे लिए इंसान है, इनसे ऊपर कोई नहीं। ह्यूमन हंटिंग तो नहीं करता ना कोई, और ना ही कोई लायन हंटिंग करता फॉर ईटिंग, राइट। तो वो टॉप है, बाकी सब नीचे। क्लियर? यस मैम। क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट। बेटा स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या, लिविंग डेड? लिविंग, खाने को कहते हैं ना क्रॉप, तो दो ही तो टर्म थी, एक था स्टैंडिंग क्रॉप, अगर तुम पढ़ के आए हो तो तुमने देखा होगा, और एक होता है स्टैंडिंग स्टेट। और अगर तुम नहीं पढ़ के आए तो फिर क्यों आए हो यार, मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं कुछ बोलूंगी तुम्हें हाथ हो जाएगा, तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा ना। क्रॉप का मतलब है किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे एक पर्टिकुलर मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। क्या बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर टाइम है, उसमें पर्टिकुलर बायोमास मिलता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी एक ट्रॉफिक लेवल पे, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। अब स्टैंडिंग स्टेट किसको बोलेंगे, नॉन लिविंग मटेरियल, एक पर्टिकुलर एरिया में नॉन लिविंग मटेरियल का जो मास है उसको हम स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। तो स्टेट से नॉन लिविंग याद रख लेना, और क्रॉप से लिविंग। मुझे यस मैम।
वैसे तो ये आना नहीं Yes, ma'am. चाहिए वो टेबल करने के लिए, बहुत बच्चे जैसा पेपर है ये, लेकिन बस इतना याद रखना हर स्टेप पे हीट बाहर निकल रही है, ये वो एनर्जी है जो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और देखो हर चीज नीचे Yes, जाएगी, ma'am. डिट्राइट चेन में जा रही है, राइट। वैसे ये नहीं आना चाहिए, बहुत बेसिक है। हाँ, पिरामिड, कितने पिरामिड कराए हैं यहाँ पे? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। कौन सा है जो हमेशा अपराइट रहता है? Pyramid of energy. पिरामिड Always ऑफ upright. एनर्जी। और 10% लॉ ऑफ एनर्जी बाय लिंडमैन क्या कहता है वो? कि 90% एनर्जी क्या वो लॉस हो जाती है और 1% क्या होती है वो चली जाती है। वो हम जब 100 की वैल्यू लेते हैं ना तब 90% लिखते हैं। देयर इज ऑलवेज 10% लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। यस वो मैम। 100 की वैल्यू लेके चल रही हूँ ना, इसलिए तू 90 बोल रही है, ऐसे नहीं बोलना। बोलना है 10% लॉस एट ईच ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। यस। ऐसे तो तू मासूम में क्वेश्चन गलत कराई है अपना, इतना मासूम नहीं होना बेटा कि कोई आके ठग जाए, ठीक है। ये मासूमियत नहीं, बेवकूफी कहलाएगी, ओके। समझ आया यस। तुझे? हाँ, यस। वेरी गुड। ठीक है जी, आओ, बच्चा हमारा मासूम है तो बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। ये पिरामिड ऑफ नंबर। ओए सुनो, पिरामिड पिरामिड के नीचे लिखा होता है ना, इसको पढ़ लिया करो, किसी दिन यहीं से क्वेश्चन आएगा रो दोगे। पढ़ लेना, इसको पढ़ा करो, नीचे लिखी हुई चीज इंपॉर्टेंट है। इट इज अ पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ग्रासलैंड। ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम कह रहा है, ठीक है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होंगे? घास। Plants. प्राइमरी कंज्यूमर। दे डोंट राइट प्राइमरी कंज्यूमर, दे राइट पीसी। बेटा प्रियंका चोपड़ा नहीं लिख रहे वो, प्राइमरी कंज्यूमर है। एससी सेकेंडरी कंज्यूमर है, टीसी स्कूल से नहीं मिल रहा, टर्शरी कंज्यूमर है। ये आएगी टर्म्स क्वेश्चन में, और ऑब्वियसली ये आपको अपराइट मिल रहा है, तो पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। अपनी कॉपी में एक लाइन में लिख लो, पिरामिड ऑफ नंबर। और कोई नहीं दिया इन्होंने, एक सेकेंड। हाँ, और इन्होंने नंबर का नहीं दिया, ठीक है, छोड़ो। पिरामिड ऑफ बायोमास के दो दे रखे हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास इधर भी है, पिरामिड ऑफ बायोमास इधर भी है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। पिरामिड ऑफ बायोमास शो अ शार्प डिक्रीज ऑफ बायोमास इन हाई ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। बायोमास का एक जर्नल इन्होंने बना दिया। यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास आ रहा है, कहां पर? इन द केस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये है हमारा टेरेस्ट्रियल का, और ये है हमारा एक्वेटिक का। एक्वेटिक वाला है इन्वर्टेड, टेरेस्ट्रियल वाला है अपराइट। टेरेस्ट्रियल वाले में यार बायोमास की बात करूँ तो ग्रास का बायोमास बढ़िया होगा, लेकिन अगर मैं एक्वेटिक की बात करूँ तो फाइटोप्लैंक्टन जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, वजन थोड़ी होता है उनको, राइट। तो फाइटोप्लैंक्टन कम ही हो गए जू प्लैंक्टन के कंपैरिजन में, समझ आई? यस मैम। लास्ट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। चलो नीचे आते हैं, रीड कर लेना, इग्नोर मत कर देना, इजी है लेकिन इसमें है नहीं कुछ। इसमें ना ये चीज है जो इग्नोर हो जाती है, इस पेज पे आओ। हाउएवर देयर इज सर्टेन लिमिटेशन टू इकोलॉजिकल पिरामिड्स, निकालना लिमिटेशन टू इकोलॉजिकल पिरामिड्स। यस मैम। पहली, जब भी हम इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं, अपा क्या देते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ, लेट्स से हमने डाल दिया हर्बीवोर, अपा सिर्फ गाय को देख रहे हैं, लेकिन यार इधर ओमनिवोर्स भी तो आते हैं, ह्यूमन भी तो आएंगे इधर ही, हम उसको कंसीडर ही नहीं करते पिरामिड्स में। तो पहली दिक्कत इसकी ये है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल। देखो अपनी क्या कहते हैं, ह्यूमन यहाँ पे आ गए, ह्यूमन बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर में भी तो आ सकते हैं, वो तो मांस भी खाते हैं। तो 2 ट्रॉफिक लेवल पे आ रहे हैं, वो कंसिडर ही नहीं करता कभी। तुम कितने ट्रॉफिक लेवल देखो, वो कभी नहीं बोलेगा ह्यूमन दोनों लेवल पे आते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज जो 2 लेवल पे आ सकती है, उसको वो कंसिडर नहीं करता। पहला, इट एज्यूम सिंपल फूड चेन, ये सिंपल फूड चेन के बेसिस पे बना है, लेकिन नेचर में तो फूड चेन एक्चुअली होती नहीं है, फूड वेब होती है। तो ये फूड चेन को ध्यान में रख के बना है, ये इसका एक और ड्रॉबैक है, ठीक है। सेप्रोफाइट्स को उसने कोई जगह नहीं दी। कभी हम बात करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर? नहीं, पिरामिड में हमने डेड ऑर्गेनिज्म को जगह ही नहीं दी, राइट। तो ये इसके 3 लिमिटेशन है, इसे अंडरलाइन कर लो। सक्सेशन इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट? नहीं दिखाई। ये क्या हुआ बेटा?
क्या बोल रही मैम है? नहीं है ये। हाँ, सक्सेशन नहीं है तुम्हारे सिलेबस का पार्ट। फिर भी चेक करो, ये इस बच्चे की बात तो विश्वास कर यस लिया जाए। नहीं है मैम, मेरे पास नई बुक विश्वास है, उसमें नहीं है। हाँ, नई बुक में भी नो नहीं है। मैम, मना कर रही थी। क्या कह रही है? मैम मना कर रही थी मैं। यही देख, तेरी बात पे विश्वास नहीं है, देख रहा है तू, सोच मैम भी नहीं आपकी जाता। वजह से हुआ ये। ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी नहीं है। मैम न्यू बुक नहीं है में मैम। नहीं है। नहीं है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी नहीं है। तुम्हारे तो मजे आ गए, आधा चैप्टर तो ऐसे ही रह गया। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड अरे, कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है यार, क्या तो है इसमें। अरे अरे अरे, Yes, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में तो पहला क्वेश्चन ये यही से आया था, क्वेश्चन 4 नंबर का, लास्ट ईयर। मेरे को अभी भी याद है, स्टूडेंट ने फोन करके पूछा था, मैम इविल क्वाड्रेंट कहाँ पढ़े थे? मैं कहा बेटा वहीं पढ़े थे जहाँ तेरे कान के नीचे 2 लगे थे। एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन थी, भूलता नहीं है मुझे, उसका कॉल डिस्टर्ब कर दिया था उसने मुझे। क्या बोल रहा है यार, सिंपल क्वेश्चन छोड़ के आ गया, पर हो जाता है मासूमियत में, क्या है। बेटा सिलेबस में नहीं है गुड़िया, मैं सिलेबस खोल रखा है। देख, नहीं बालकों की बात पे विश्वास थोड़ी है मुझे, तो पागल है नहीं इसमें सिलेबस में। एनसीईआरटी में इसमें प्रिंटिंग का एरर भी तो बहुत हुआ ना, उन्होंने कॉकरोच नहीं दिया लेकिन कम अगर कॉकरोच सिलेबस में। तुमने वो करे yes, ma'am. फ्लावरिंग प्लांट वाला, मैंने तुमको भेजा था, वो कर लिया तुमने? यस मैम, यस मैम। उन्होंने, हाँ, उसके बाद एक्चुअल फ्लावर्स भी थे, उसने बहुत अच्छे से समझाया था, बिल्कुल लगता है उससे बाहर आएगा, उसने काफी अच्छे से समझा दिया था। स्पीड में सुना था ना? यो मैम। और कॉकरोच एंड फ्रॉग कर लिया? क्यों? कॉकरोच एंड फ्रॉग कर लिया? यस मैम। क्यों है मैम? बेटा कॉकरोच एंड फ्रॉग में से किसी एक पे 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, कंफर्म है, आएगा ही आएगा, हो ही नहीं सकता ना आए, पक्का आएगा। पिछली एनसीईआरटी से करना, पुरानी वाली है तुम्हारे पास, पुरानी एनसीईआरटी इसमें कॉकरोच दे रखी है पुरानी। ठीक है, अगर नहीं भी है तो मैं तुमको एक बार भेज दूंगी, ठीक है? मेरे को एक बार याद दिला देना केस में पूरी जरूरी है। यस मैम। तो तुमको कहानियां याद कराने के मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे ना, इसमें तो नोट्स लगेंगे, देखो तुम्हारे बढ़िया से नोट से रिवाइज करना, बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। यहाँ है बहुत सारा डेटा, अगर तो तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम मृत्यु है तुम्हारी, इतना नहीं याद होगा, ठीक है? जब भी डेटा आता है तो हम ढूंढते हैं क्या मैक्सिमम वैल्यू किसके दे रखी है, मिनिमम वैल्यू किसको दे रखी है, और क्या कोई ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको सेम सेम वैल्यू दे रखी हो। अब तुमसे यूनिक ही पूछेंगे, यही पूछेंगे, या तो नंबर 1 बता दो या नंबर 10 बता दो, कौन पूछेगा नंबर 7 बताओ? हमेशा मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू से क्वेश्चन आता है, या फिर कुछ बीच में यूनिक हो। जैसे इस एग्जांपल में देख लो, कॉमन मैन विल फाइंड इट टू बिलीव कि दुनिया में बता रहा है कि कितने सारी स्पीशीज पड़ी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर जो कॉमन, आपको कोई नंबर दिख रहा है जो कॉमन हो? 20,000 ये चींटियां, और नियरली 20,000 स्पीशीज ऑफ आपको ऑर्किड मिल रही है ना? तो ऐसे समझ लो ऑर्किड के ऊपर चींटियां लग गई है, इमेजिन, राइट? तो ये आपको याद रह जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा स्पीशीज आपको किसकी दिख रही है इस एग्जांपल में? बीटल्स क्या होती है? इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स तो होती सबसे ज्यादा है बावले, है ना? यस मैम। बायोडाइवर्सिटी वाज द टर्म गिवन बाय वॉल्टर रोजन। वॉल्टर रोजन। हाँ, रोज लेकर आए थे वॉल्टर अंकल, लेकिन इसको फेमस किसने किया था? इवार्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन। इवार्ड क्या होता है? इवार्ड क्या है? एडवर्ड विल्सन। तो दी किसने थी? टर्म गिवन बाय, गिवन भी लिख लो, गिवन बाय रोजन वॉल्टर रोजन। इसी के नीचे लिख लो टर्म बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन हो जाएगी। पॉपुलराइज को तुम गिवन समझ लो, ठीक है? इन्होंने बस पॉपुलराइज करा और कुछ नहीं। नाउ द बायोडाइवर्सिटी हर लेवल पे होती है। मेरे डीएनए के अंदर जो जीन्स है वो भी बायोडाइवर्सिटी पूरी दुनिया में शो कर रहे हैं।
स्पीशी लेवल पे भी हम बायोडाइवर्सिटी शो करते हैं। काफी इंसान, अमेरिकन देख लो, हम देख लो, कैनेडियंस देख लो, डिफरेंट दिखते हैं। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम की बात कर ली भाई, डेजर्ट अलग दिखते हैं, तुम्हारे पहाड़ अलग दिखते हैं, मैं जहाँ प्लेन्स में हूँ वो अलग दिख रहे हैं, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल में पढ़ते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशी डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। याद रखना किसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा है। जेनेटिक डाइवर्सिटी में तुमने एग्जाम्पल पढ़ा है रिवॉल्फिया वोमिटेरिया का। इट्स अ प्लांट, हिमालयन रेंज में मिलता है। हो सकता है तुम्हारे घर के पास जो प्लांट मिल रहा है ना, रिवॉल्फिया वोमिटेरिया, इसका जो केमिकल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो तमन्ना के घर के पहाड़ी पे मिल रहा है वो भी यही है, रिवॉल्फिया वोमिटेरिया, लेकिन वैरायटी थोड़ी अलग है। तो इसमें से जो केमिकल मिल रहा है वो थोड़ा वीक है। इसमें से केमिकल निकलता है जिसका नाम है रिजरपाइन, और रिजरपाइन किसको ट्रीट करने का काम आता है? हाई बीपी। हाई बीपी को ट्रीट करने का काम आ रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है? नो मैम। यस मैम। नो मैम। नहीं बेटा, वो झूठ थोड़ी बोल रही है। कैसे कैसे बेटा, देखो झूठी बोल रही है, देखो कैसे लोग हैं, बताओ। मैम उसका नेटवर्क नहीं होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आ रही है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। पहला एग्जाम्पल रिवॉल्फिया वोमिटेरिया, जेनेटिक लेवल की बात कर रहे हैं, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल, इसके अंदर तुमने 2 एग्जाम्पल पढ़े। दूसरा है अपने प्यारे प्यारे राइस एंड मैंगो। लाइन पता है कैसे आई थी? राइस और मैंगो का नंबर चेंज कर दिया। बेटा आम और चावल, सच सच बताना, ज्यादा वैरायटी ऑफ चावल देखी है तुमने जिंदगी में? आम, या तुम पहाड़ों से, तुमने शायद आम देखे चावल। 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 चावल होते हैं काले, पीले, पतले, मोटे, हर तरीके के चावल होते हैं। अभी गलती से मैं एक चावल ले आई हूँ जो बिरयानी बनाने के काम आते हैं, बासमती नहीं है, पता नहीं कौन सा चावल है भाई, वो पकते ही नहीं है। ये कौन से चावल है, 20-25 मिनट से ज्यादा ले लेंगे। मैं ये जो लाई हूँ मैं ये लेते हैं। चावल की वैरायटी ज्यादा है, आम की वैरायटी भी है, लेकिन आम की वैरायटी चावलों से कम है, तो याद रखना चावल ज्यादा है। अबे जब एक आम लेके आओगे और एक पैकेट चावलों का लेके आओगे, चावल का अमाउंट ही ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो चावलों की वैरायटी ज्यादा है जेनेटिकली एज कम्पेयर टू मैंगो। नंबर याद रखना, राइस ऐसे बना लो, मोर देन मैंगो, क्योंकि ये PYQ में उल्टी दे रखी हुई है। और ना देख के बिल्कुल सेम लाइन लगती है ना एनसीईआरटी की, तो टिक हो जाता है कि ये तो सही है, लेकिन ये गलत है भाई, ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट इज स्पीशी डाइवर्सिटी। स्पीशी डाइवर्सिटी में आपका इंडिया का मैप बनाया तो था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमने क्या बोला था कि स्पीशी डाइवर्सिटी जो वेस्टर्न घाट होते हैं वहां पे एम्फीबियन की डाइवर्सिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। क्यों वेस्ट में क्यों ज्यादा है? अबे यहाँ ज्यादा हीट आती है, जहाँ हीट ज्यादा है वहां बारिश भी ज्यादा है, तो वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा है। जहाँ पे हीट कम है बारिश कम है, वहां पे कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, ठीक है। ईस्ट में बारिश काफी है लेकिन हीट कम, ओके, याद रह जाएगा। इधर ज्यादा है इस तरफ, गोवा से आते हुए, शायद मैंने ऐसे ही बताया होगा तुम्हें, वेस्टर्न घाट। जब तुम बड़े हो जाओगे और गोवा जाओगे घूमने के लिए कॉलेज में, है ना, तो जब तुम वहां से वापस आ रहे होंगे, तुम हिमाचल रहते हो ना, दिल्ली की तरफ से आओगे, तो जब तुम वापस आ रहे होगे ना गोवा से, तो ट्रेन से पूरा ईस्टर्न, ये सॉरी, पूरा का पूरा आपको वेस्टर्न घाट दिखता है। तो वो देखिए चेन्नई एक्सप्रेस, यस यो मैम। मैम। यस मैम। तो वो वाटरफॉल दिखता है ना जहाँ पे वो ट्रेन रोकते हैं, नो यस मैम। मैम। यस मैम। तो वो चेन्नई नहीं है। और चेन्नई ना वैसा दिखता भी नहीं है, चेन्नई बहुत डिफिकल्ट चीज है, मैं रह रही हूँ, बहुत डिफिकल्ट है। तो वो जो वाटरफॉल है ना वो एक्चुअली गोवा से वापस आते हुए दिखता है, वेस्टर्न घाट के पास, मतलब गोवा के पास ही पड़ता है वो, तो वो आपको ट्रेन से दिखता है। तो उस पूरे रोड पे ना जो ट्रेन है वो इतनी स्लो चलती है कि आप एक्चुअल में गेट्स पे लोग स्पेशली खड़े होते हैं पूरा वेस्टर्न घाट देखने के लिए। तो वहां पर है सबसे ज्यादा वैरायटी। अब ऐसे याद रख लेना कि ट्रेन से हमने वेस्टर्न घाट देखना है, ठीक है। देखोगे तुम अभी जब कॉलेज वाले जाओगे, चले जाना यार अच्छे कॉलेज, तभी देखोगे। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम लेवल पे भाई डेजर्ट की अपनी डाइवर्सिटी है, और तुम बाबलो कहाँ रहते हो? तुम है ही नहीं, तुम्हारा यहाँ पे कहाँ है? फॉरेस्ट की, रेन फॉरेस्ट की अपनी डाइवर्सिटी है। ईस्ट में रेन फॉरेस्ट होता है, वो रेन फॉरेस्ट की अपनी डाइवर्सिटी है। कभी बैठना रेन फॉरेस्ट में, इतने तरीके के मच्छर पड़ जाएंगे ना तुम्हारे पीछे, समझ नहीं आएगा कि वो क्या रहा है। वहां पे बहुत डाइवर्सिटी होती है, तो हर किसी की अपनी डाइवर्सिटी, डेट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कंफ्यूज होंगे ऊपर वालों में, याद रखना स्पीशी डाइवर्सिटी में सिर्फ एक ही पढ़ा है तुमने, एम्फीबियन के बारे में। जेनेटिक डाइवर्सिटी में तुमने 2 एग्जांपल पढ़े, क्लियर। अब नीचे खोलो एनसीईआरटी, बेटा ये दोनों लाइनें अंडरलाइन कर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। बेटा एक N है, लेकिन डेफिनेशन में 2 वर्ड है, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये मेरा बचपन में क्वेश्चन गलत हुआ था कहीं इसलिए बार बार बोलती हूँ।
IUCN में 2 n है, इट इज टेक्निकली IUCN स्क्वायर। और दूसरा रॉबर्ट में भैया ने तो सबसे सही बात बोली थी, बाकी सबने तो वैसे ही कुछ भी बोला था। तो IUCN क्या है, 2004 में उसने क्या लगभग बताया था कि जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल, देखो याद रखना जब भी इसमें पढ़ोगे प्लांट एनिमल की बात कर रहा है या टेरिडोफाइट किसको मेंशन कर रहा है उस पर ध्यान देना। प्लांट और एनिमल की बात करेंगे जनरली ये, तो उन्होंने कहा था मोर देन 1.5 मिलियन डाइवर्सिटी है, लेकिन अभी श्योर नहीं है वो। फिर रॉबर्ट मे ने आके बोला था ग्लोबल पूरी धरती पे स्पीशी डाइवर्सिटी जो होगी प्लांट एंड एनिमल इंक्लूड करके दैट वुड बी अराउंड 7 मिलियन, और हम मानते हैं कि इतनी ही है लगभग। ठीक है, क्लियर? कंपेयर कर लेना, IUCN से ज्यादा बोली है ना इन्होंने, पर इनकी सबसे ज्यादा सही है। चले आगे। अब ये वाला पैराग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। देखो जरा स्क्रीन पे ध्यान से आंखें फाड़ के देखे, कितने मिनट बचे? 15 मिनट्स मोर देन इनफ है। ये पेज करा दूंगी, ठीक है? 10 मिनट लेते हैं। देख जो लाइन बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना। More than 70% of all the species recorded are animal, while plants comprise no more than 22%. Total percentage is 100. 100% मान लेते हैं हम, कौन है? प्लांट। हाँ बेटा बोल, मतलब 5 मिनट में बोलूंगी उसमें से 3 मिनट तू खाएगी मेरे। बोल। स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही थी मैम। दिख रही है। अबे ओ तुम यार इंटरनेट कम यूज करो, कम नहीं तो काम कर लो। जैसे मेरा यहाँ पे एयरटेल, मौसम खराब है। अच्छा जैसे मेरे एयरटेल है तो उसमें 39 का रिचार्ज होता है, ठीक है, अनलिमिटेड। तो क्लास के टाइम करा लिया करो यार, थोड़े दिन करा लो, उसके बाद तो फ्री होंगे। मोमोज कम खा लेना, मोमो की प्लेट तो इससे महंगी आती होगी आई गेस, है ना? 60 की आती है। 60 की आती? क्या बात कर रही है, इतना टाइम हो गया मुझे खाई, इतना महंगा हो गया? महंगाई बढ़ रही है कितना मैम। बदल गई, बताओ। महंगाई बढ़ रही है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही हमारी, है क्यों भाई हरीश? यो मैम। तुझे पता है। मैम आप देख बोलो 100% प्लांट। बाहर जा यार, बाहर जाके खड़ा हो जा, हाथ ऊपर करके घर के बाहर जाके खड़ा हो जा, कोई पूछे बोल दे यो मैम। पनिशमेंट मिली है। देखो 100% प्लांट और एनिमल की डाइवर्सिटी। बेटे हरीश तुम्हारे घर के वहां बाघ आता है ना, तुम ही हो ना वो? यो मैम पकड़ा था मैंने। अब तू बाहर मत जाइयो यार, ऐसी बाघ तुझे खा जाएगा, उसका पेट खराब होगा, बाहर मत जाइयो। ठीक नहीं है, मैम भाग गए हैं वो तो नहीं आते। अच्छा। 100% प्लांट और एनिमल की डाइवर्सिटी है, उसमें से वो क्या कह रही है कि मोर देन 70% तो किसकी है इसमें से? एनिमल्स की। तो बचे कितने? 30%। 30%। उसमें से वो कह रहे हैं नो मोर देन, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 22% हमारे पास है प्लांट्स। तो अब कितने बचे? 8%। लगभग 8%। अब उस लगभग 8% में वो किस किस को इंक्लूड कर रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है। किस किस को इंक्लूड कर रहे हैं वो? देखो जब उसने प्लांट बोला, रुक बेटा इधर लिखने दे। जब उसने प्लांट बोला तो उसने प्लांट में किसको इंक्लूड किया? ध्यान से सुना कर प्रतिष्ठा। देख जब उसने प्लांट बोला तो उसने किस किस को इंक्लूड कर दिया प्लांट के अंदर? एल्गी होती है प्लांट, फंजाई नहीं होती, लेकिन इंक्लूड कर रहे हैं ये कि बायो खराब है। ब्रायोफाइट्स होते हैं प्लांट्स, उसके अलावा जिम्नोस्पर्म होते हैं प्लांट्स, और इसके अलावा एंजियोस्पर्म होते हैं प्लांट्स। तो बचा को कितना परसेंट था? कितना परसेंट बचा? 8%। 8%। तो उसमें कौन बचा? टेरिडोफाइट्स। प्रोटिस्टा बचा प्लस यस। टेरिडोफाइट बचे, यही बचे ना? और कुछ बचा नहीं, यही बचा, राइट? इसको लिख लो पहले तो साइड में। मैम इन्होंने प्रोटिस्टा को भी प्लांट्स में ऐड किया था? लिखा है कहीं? नहीं ना? Yes. ये देख मैंने साइड में लिखा है ना 8% में, वहां किया बेटा? नहीं किया। ये बहुत पुराना डेटा है यार, ये अपडेट हो चुका है, लेकिन एनसीईआरटी जैसे दे रही है वैसे लेना। उस हिसाब से जो एनसीईआरटी ने यहाँ लिखा यहाँ नहीं किया गया ऐड, इसको ऐसे लिख ले साइड में। लिखा? लिख ले भाई जल्दी जल्दी।
डन। अब जो 70% एनिमल है, 70% एनिमल है, मैं सिर्फ एनिमल की बात करूँ, किसी को कंपेयर नहीं कर रही, तो एनिमल्स को ले लो तुम 100%। किसी एरिया में एनिमल्स ही एनिमल्स है तो मैं 100% एनिमल पॉपुलेशन बोलूंगी। अब मैं बोल रही हूँ कि इस एरिया में 100 में से कितने अलग अलग किंगडम है, तो इनमें 100% में से लगभग 70% कौन है? इंसेक्ट्स। एनिमल में भी 70% इंसेक्ट्स ही है, ये लिख लो। उसके बाद ये लाइन लिख लो कि हर 10 एनिमल में से 7 तो हमारे इंसेक्ट होते हैं। यस लिख लो। Done? यस मैम। अभी बहुत डेंजरस लाइन लिखी है जो इग्नोर हो जाती है, देखो। The number of fungi species in the world is more than the combined total species of amphibian fishes, amphibian reptiles and mammal. आप ऐसे लिखते हैं ना, स्पीशीज ऑफ फिशेस, उसके बाद आते हैं हमारे एम्फीबियंस, फिर हमारे आते हैं रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल से जन्म होता है एव्स और मैमल्स का। यहाँ हम मैमल्स लिख रहे हैं। इन सब का तुम टोटल कर लोगे ना, लेट्स से एक्स वैल्यू आ गई, तो जो फंजा है ना उसका अमाउंट इस एक्स वैल्यू से ज्यादा है, ये कह रहा है। ये कितनी बड़ी बात बोल दी इसकी, ये कर लो, लिख लो। क्योंकि फंजा और मशरूम, और भाई मशरूम कहीं भी ग्रो कर जाते हैं, तुम छोड़ो तो सही उसे, कहीं भी ग्रो करते हैं। लिखा? यस मैम। इंफॉर्मेशन को ऐसे थोड़ा सा सर्च लिख लोगे ना तो तुमको याद रहने में आसानी हो जाती है। तुमने बनाया तो तुमको याद भी रहेगा। अब ये चार्ट, भाई ये चार्ट तुमको आना तो चाहिए यार, ये इससे क्वेश्चन तो बनता है, इससे पीवाईक्यू भी मिलेगा और इससे दोबारा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेबल होने के लिए आ सकता है, इससे थ्योरी का क्वेश्चन ड्राइव हो सकता है ना, दैट वुड बी डिफिकल्ट। अगर तुमको ये चार्ट समझ आ गया, पाई चार्ट, तब आपका थ्योरी का क्वेश्चन निकल जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग है इसमें, ठीक है। तो अपना दिमाग का थोड़ा ढक्कन खोलो। अब देखते हैं इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट एंड प्लांट्स। पहले इनवर्टिब्रेट देख लेते हैं। इनवर्टिब्रेट के अंदर पॉरीफेरा के बाद क्या आता है? सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन, लेस्कीहेल्मिन, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेटा, ऐसे चलते हैं। यस मैम। मोलस्का से पहले आता है आर्थ्रोपोडा, राइट? तो ये क्या बोल रहे थे? जितने भी एनिमल्स में 70% पॉपुलेशन किसकी है? इंसेक्ट्स की। तो यार सबसे बड़ा टारगेट तो इंसेक्ट ही हो गया, ठीक है। इंसेक्ट्स के बाद कौन आते हैं हमारे? देखो याद करना, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। एंड सेकंड लार्जेस्ट इज मोलस्का। इसको एक पॉइंट से पकड़ना और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो सबसे पहले इंसेक्टा, इंसेक्टा के पास मोलस्का, फर्स्ट ये, सेकंड वो। तुम बोलोगे मैम इससे ज्यादा तो ये है, तो यार यहाँ पर सारे इनवर्टिब्रेट आ गए ना, तो तुम सोचो ना यार कि कंपैरेटिवली तो कम ही है, मोलस्का अकेला इतना भारी है। मोलस्का के बाद यू अगेन हैव क्रस्टेशियन, दोस आर आल्सो द पार्ट ऑफ आर्थ्रोपोडा ना, आर्थ्रोपोडा है ना। तो इंसेक्टा, मोलस्का, फिर क्रस्टेशियन और उसके बाद सारे अदर एनिमल्स। इसको याद करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं, तुम ना ऑर्डर याद रखना। वो ऐसा नहीं कर सकते कि पाई चार्ट को उल्टा सीधा करे, वो ऐसा क्या ऐसे ही देंगे, तुम बस ऑर्डर याद कर लेना। पहले इंसेक्ट है सबसे ज्यादा, फिर मोलस्का है, फिर उसके बाद क्रस्टेशियन है जो भी आर्थ्रोपोडा है, बाद में बचे कुछ और इन वर्टिब्रेट में आते हैं। बेटा वर्टिब्रेट में देखो बीच में बिल्कुल सीधी लाइन खींच दो, तो इतनी सारी तो मछलियां ही हैं यार, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिशेस, हर तरीके की तो होती है, तो मछली सबसे ज्यादा है, राइट। तो अगर ये 100% तो 50% तो मछली ही होगी, ठीक है। अब ये दोनों साथ में होंगी, ये वाले और ये वाले साथ में है, बर्ड्स और बीच वाले साथ में, इनका दोनों का रेशियो सेम है ना। तो लेट्स से ये है हमारे, अगर मैं इसको 50 लेके चल रही हूँ, इक्वली डिवाइड तो नहीं मैं कर पाऊंगी ना, इक्वली डिवाइड बनते नहीं है। इसको अब आप ऑर्डर में याद रख सकते हो। तो फिशेस के बाद कौन आता है? एम्फीबियंस। एम्फीबियन। एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स। एक तरफ बर्ड्स और एक तरफ मैमल्स, ऑर्डर में लिखते हैं ना, तो फिर बर्ड्स और मैमल्स, एंटी क्लॉकवाइज याद हो जाएगा सीक्वेंस, एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस है ना। अबे समझ आया है? एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस है, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। एग्जैक्टली सीक्वेंस याद रखनी है तुमको, तुमको याद ही तो करना है इस टाइमिंग पे। अब नीचे आते हैं, फंगाई की बात कर रहे हैं और एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, तो सबसे ज्यादा किसके पास अमाउंट है?
अगर ये पाई चार्ट है तो सेंटर से काट देते हैं, ठीक है। तो अभी ऊपर ही तो बोला था उसने कि फंजाई बहुत सारे होते हैं, तो एक तरफ देखो, अब तुम बोलोगे मैम इस हिसाब से तो पूरा सर्कल फंजाई होना चाहिए था, ये सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहा है ना, ये एनिमल से कंपेयर नहीं कर रहा। तो सबसे ज्यादा दुनिया में फंगस और सबसे ज्यादा दुनिया में फूल, दोनों को साइड में रख दो, ठीक है, फंगस और फूल, क्लियर। अब अगर फंजाई और लाइक एल्गा एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाए तो वो क्या बनाते हैं? लाइकन। लाइकन। एंटी क्लॉकवाइज चल, लाइकन मिल जाएगा। यस मैम। फिर तो थोड़ा तुक्का तो मार सकते हैं ना, फर्न एंड मोसिस का मेरे को एक साथ नहीं बन पाता, लेकिन इतना तो बन ही सकता तुमसे, राइट। तो क्या करना, पाई चार्ट में Yes, या तो ma'am. क्लॉक या तो एंटी क्लॉकवाइज चल लेना, और अगर तुम देखोगे तो मोस्टली आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो फर्स्ट वाले में एंटी क्लॉकवाइज चल लेते हैं, राइट। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द डेटा। अब इसमें जो याद रखना है वो इसने खुद भी बोला है, इट शुड बी नोटेड कि इस किसी भी फिगर में तुमने बैक्टीरिया की बात नहीं करी, तो प्रोकैरियोट्स को हम जिक्र नहीं करते हैं किसी भी एस्टिमेट में। रॉबर्ट मे ने भी नहीं करा है, किसी ने नहीं करा है, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के डेटा हमारे पास है नहीं, बैक्टीरिया हर जगह है। अगर हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया ना तो एनिमल क्या सब पीछे रह जाएंगे, बैक्टीरिया अकेले ही बहुत होंगे। तो प्रोकैरियोट को किसी भी डेटा में इंक्लूड नहीं किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, assertion रीजन। assertion देंगे the data by Robert May or anything does not give any figure about the prokaryote, assertion हो गया। उसका रीजन देंगे नीचे कि इसका रीजन क्या है, तो उसके रीजन में ये टर्म्स आ सकती है, लाइंस आ सकती है, तो इसको रीड कर लेना, ठीक है यार। उसको एक तो कलेक्ट करने के लिए हमारे पास टूल्स नहीं है, ऊपर से प्रोकैरियोट्स है इतने सारे नंबर में कि अगर हमें डेटा लगाने लगे तो इन्हीं का डेटा रह जाएगा, ओके जी। Yes, ma'am. So we'll start the chapter from here. इसमें इसमें कुछ डेटा है जो एक बार एनसीईआरटी में साथ में करेंगे, एंड देन विल डू द ह्यूमन वाला पार्ट, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am.